यस पीपल, डन विथ योर ब्रेक। आप लोगों का ब्रेक हो गया, ब्रेक के बाद वापस से आपका स्वागत है करके, ठीक है। ब्रेक के बाद आपका वापस से स्वागत है। तो चलिए अब अपन एक काम करते हैं भाई साहब, ये वाला पार्ट हो गया। अच्छा, यहां पे एक केस लॉ दे रखा है गाइस, वो केस लॉ आई थिंक नहीं पढ़ाया था। गो डैडी वाला केस लॉ पढ़ाएगा तुमको? बोलो ना, अरे बोलो ना, बोलो ना। गो डैडी वाला केस लॉ पढ़ाया नहीं पढ़ाया? गो डैडी वाला केस लॉ पढ़ाया नहीं पढ़ाया? गो डैडी लिखा हुआ है, ठीक है। गो डैडी गो डैडी वाला केस लॉ पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, बताओ मुझे। गो डैडी वाला केस लॉ पढ़ाया या नहीं पढ़ाया? नहीं पढ़ाया सर, बिल्कुल। हाँ जी, गो डैडी वाला नहीं पढ़ाया। चलो, गो डैडी वाले केस लॉ में क्या हुआ था? ए गाइस, आपको पता है रॉयल्टी किसको बोलते हैं? जब आप किसी को कोई चीज यूज करने के लिए देते हो, जैसे इंटेंजिबल्स आपने यूज करने के लिए दिया, तो इंटेंजिबल आपने कोई यूज करने के लिए दिया, उसके लिए जो पैसा मिलता है दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी। तो रॉयल्टी का डेफिनेशन हमने पढ़ा था। तो रॉयल्टी की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो रॉयल्टी में क्या क्या चीजें आती थी, जो रॉयल्टी था उस रॉयल्टी में क्या क्या चीजें आती थी, तो यहां पे अपन ने दे रखा था रॉयल्टी का डेफिनेशन। यहां पे दे रखा था कि या तो आप कोई भी राइट ट्रांसफर करते हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ द पेटेंट, इन्वेंशन, मॉडल, डिजाइन, सीक्रेट फॉर्मूला, प्रोसेस, ट्रेडमार्क, सिमिलर प्रॉपर्टी, या आप किसी को कोई ये चीजें यूज करने के लिए देते हैं, या फिर आप इसको यूज करने के लिए इसका इंपार्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन देते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं रॉयल्टी करके, ठीक है। अब एक बात समझना, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। जो मैं बात कर रहा हूं कि सर एक बात बताइए, यहां पे जो एक केस लॉ है दैट इज रिलेटेड टू गो डैडी, तो क्वेश्चन ये आता है, पता है गो डैडी से आप डोमेन नेम वगैरह खरीद सकते हो। तो गो डैडी क्या करता है? डोमेन नेम का सेल करता है। गो डैडी जो है वो फॉरेन का कंपनी है और वो डोमेन नेम सेल करता है, और डोमेन नेम सेल करता है तो उसको जो पैसा मिलता है, क्वेश्चन ये आता है क्या ये रॉयल्टी माना जाएगा? और अगर रॉयल्टी माना जाएगा तो इंडिया में टैक्सेबल होना चाहिए, बिकॉज रॉयल्टी डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया होती है ना। तो क्या ये रॉयल्टी माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? यहां पे दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या बोला, समझने की कोशिश करना करके, ठीक है। तो देखिए, whether the fees received by foreign company as consideration towards the providing the domain name registration service amounts to royalty under section 9(1) clause number 6। क्या ये 9 subsection 1 clause number 6 में क्या ये रॉयल्टी है या नहीं? अब एक गाइस एक बात समझना, यहां पे क्या है फैक्ट वगैरह आप समझोगे तो देखो होता क्या है। द एसएससी इज बेस्ड इन यूएसए, गोडैडी यूएसए का कंपनी है, एंड डज नॉट हैव अ पी और फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। इंडिया में उनका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। इंडिया में उनका जो है वो पी नहीं है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। इट इज एन एक्रिएटेड रजिस्ट्रार फॉर द इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर। एक आईकैन करके एक एजेंसी है, और ये आईकैन करके जो एजेंसी है ना, ये आईकैन एजेंसी ये है जो सब डोमेन नेम प्रोवाइड करती है, और उसका जो है ये सिर्फ एक रजिस्ट्रार है करके। कौन? गोडैडी। अब एक बात समझना, द एसएससी प्रोवाइड सर्विस सच एज डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन, वेबसाइट का डिजाइनिंग और वेब होस्टिंग, एंड चार्जेस अ फीस फ्रॉम इट्स कस्टमर। नाउ फीस फॉर फैसिलिटिंग डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन इज शेयर्ड इन द 3 ways। पार्ट ऑफ द फीस रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर इज केप्ट बाय द एसएससी, whereas the remaining portion is shared with the ICANN and the registry। अब गाइज एक बात समझना, होता क्या है, ये जो GoDaddy है, आपने देखा होगा ये वेबसाइट godaddy.com, कि अगर आपको कोई भी, मान लो फॉर एन एग्जांपल, आपको कोई भी डोमेन नेम वगैरह चाहिए तो आप कहां पे जाएंगे? godaddy.com पे जाएंगे, और godaddy.com पे डोमेन नेम आप अपने खुद के नाम का डोमेन तो लेके रख लो, बताए आप अपने खुद के नाम का डोमेन लेके रख लो करके, ठीक है। तो आप जब डोमेन लेते हो तो जैसे फॉर एन एग्जांपल अभी हमने चालू किया है कॉमर्स वर्चुअल करके, ठीक है। तो कॉमर्स वर्चुअल्स का हमने ऑलरेडी डोमेन नेम ले लिया होगा करके टीम ने। तो commercevirtuals.com इज ऑलरेडी टेकन बाय, ठीक है, ये ऑलरेडी जा चुका है। कॉमर्स वर्चुअल है, कॉमर्स वर्चुअल्स ऑलरेडी ले लिया है। तो कॉमर्स वर्चुअल्स है वो ऑलरेडी हमारी टीम ने ले लिया है, कॉमर्स वर्चुअल अभी भी बचा है करके, ठीक है। तो गाइस एक बात समझता, मैं ये बोल रहा हूं कि कॉमर्स वर्चुअल ये जो डोमेन नेम सर्विस कौन दे रहा है? गोडैडी दे रहा है। तो गोडैडी से हम ये डोमेन खरीदते हैं, तो डोमेन खरीदने के लिए पैसे लगते हैं। जैसे मैं बताऊं, यहां पे जब मैं ये commercevirtual.com ये मैं खरीदने जाता हूं तो इसके लिए वो लोग पैसे मांगेंगे। पैसे कितने मांगेंगे? इसमें ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं। डोमेन नेम का 1 साल के लिए मान लो 1000-1200 रुपए है, वो लगता है। अब एक बात समझना, डोमेन नेम का मतलब होता है ये commercevirtual.com, bbvirtuals.com, bhavarborana.com, दैट इज कॉल्ड डोमेन नेम करके, ठीक है। तो गाइज ये जो डोमेन नेम है ये सेल किया किसने? गोडैडी ने।
बट ये गोडैडी पैसा जितना भी है ये पूरा गोडैडी के पास नहीं जाता। गोडैडी को जितना पैसा हमने दिया, गोडैडी क्या करता है, इस पैसे को शेयर करता है 3 लोगों में। एक तो उस एजेंसी को देता है जो ये डोमेन नेम देती है, दैट इज कॉल्ड आईकैन करके एक एजेंसी है, दैट इज इंटरनेट कॉर्पोरेशन ऑफ असाइन नेम एंड नंबर करके एक एजेंसी है, वो जो है वो डोमेन नेम सबको देती है। तो एक तो ये लोग क्या करते हैं, ये जो पैसा है वो आईकैन को जाता है, उसके साथ साथ में ये पैसा है और किसको जाता है पता है, जो कि डोमेन नेम की रजिस्ट्री करता है, तो रजिस्ट्री करता है उसको जाता है, एंड तीसरा जो कुछ पैसा है वो इनके पास में रहता है। अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि इनको जो पैसा मिल रहा है क्या ये रॉयल्टी है या नहीं, इज इट इज ट्रीटेड एज द रॉयल्टी। तो यहां पे अगली लाइन में देखो हाईकोर्ट क्या बोलती है, हाईकोर्ट बोलती है रॉयल्टी मींस कंसिडरेशन मिलता है, इंक्लूडिंग लमसम कंसिडरेशन हो सकता है, बट एक्सक्लूडिंग एनी कंसिडरेशन विच वुड बी इनकम ऑफ रिसिपेंट चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। कैपिटल गेन को छोड़ के रॉयल्टी मींस क्या होता है, फॉर द ट्रांसफर ऑफ ऑल और एनी राइट इंक्लूडिंग ग्रांटिंग ऑफ लाइसेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ पेटेंट, इन्वेंशन, मॉडल, डिजाइन, सीक्रेट फॉर्मूला और प्रोसेस और ट्रेडमार्क और सिमिलर प्रॉपर्टी। तो अगर मान लो आप किसी को जो पेटेंट है, इन्वेंशन है, मॉडल है, डिजाइन है, सीक्रेट फॉर्मूला है, ट्रेडमार्क है, जिसके आप ओनर हो और वो यूज करने के लिए किसी को देते हो, उसका जो पैसा मिलता है वो रॉयल्टी है। नाउ दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, यहां पे समझने की कोशिश करना। दिल्ली हाईकोर्ट ऑब्जर्व दैट असेसी इज नॉट द ओनर ऑफ द डोमेन नेम। ये जो डोमेन नेम है ये कोई गोडैडी के पास थोड़ी है, ये तो आईकैन करके एक एजेंसी है उसके पास है। ये आईकैन करके एक एजेंसी है जो आईकैन से पूरे वर्ल्ड में डोमेन नेम ये एजेंसी देती है, तो इस एजेंसी के पास में डोमेन नेम है, ये डोमेन नेम थोड़ी कोई लाइक गोडैडी के पास में है। तो गोडैडी इज नॉट अ ओनर ऑफ द डोमेन नेम and hence it is not confer right to use or transfer of right to use of the domain name to its customer. इसको क्या बोलेंगे, perusal of the clauses of the agreement shows that the agreed between the assessee and its customer is mere the registration of the domain name। मतलब यहां पे एक बात समझना, जो GoDaddy है वो क्या काम कर रहा है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराने का काम कर रहा है, and which does not create any proprietorship right in the name used as domain name or in the domain name registration either in the assessee or the customer or even any other third party। And the assessee foreign company is not the owner of the domain name, but the merely they are facilitates the registration of domain name with the registrar and charges the fees। So accordingly, High Court held that fees received by assessee for registration of domain name to its customer cannot be treated as the royalty। ये royalty नहीं है, दिस इज नॉट ट्रीटेड एज रॉयल्टी, ये रॉयल्टी नहीं है। तो इन सिंपल वर्ड में एक बात बता दूं, GoDaddy का केस लॉ क्या बोलता है कि GoDaddy.com पे जो डोमेन नेम मिलता है, ये डोमेन नेम किसके है, आईकैन करके एक एजेंसी है वो देती है फॉरेन की, और आईकैन करके एक एजेंसी देती है, और एक रजिस्ट्रार होता है जहां पे इसकी रजिस्ट्री होती है। तो इनके पास जो पैसा आता है वो लोग एक क्या करते हैं, शेयर करते हैं तीनों। तो क्वेश्चन ये आता है, इसको जो पैसा मिल रहा है इज इट इज ट्रीटेड एज रॉयल्टी, आंसर इज नो। रॉयल्टी कब बोलते हैं, जब आपके पास में कुछ ऐसा इंटेंजिबल है, जब आपके पास में कोई ऐसा इंटेंजिबल और आप अपना इंटेंजिबल किसी को यूज करने के लिए देते हो, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको जो मिलेगा वो रॉयल्टी है। यहां पे कोई रॉयल्टी नहीं है, यहां GoDaddy है वो सिर्फ एक सर्विस दे रहा है, तो दिस इज नॉट ट्रीटेड एज रॉयल्टी, ऐसा आपके दिल्ली हाईकोर्ट ने 2023 में बोला करके, ठीक है, डन। अब एक और चीज समझना गाइस, एक है ना केस लॉ, मैंने आपको लिखवा रहा था, मैंने बोला था कि वो पेंडिंग है, वो आपको बाद में मैं लिखवाता हूं। अब वो कॉन्सेप्ट हो गया, तो वो केस लॉ अभी मैं आपको लिखवा देता हूं। तो गाइस एक केस लॉ आपका जो है वो पेंडिंग है, और मैंने बोला था मैं इसको बाद में लिखवाऊंगा, अब मैं आपको इसको लिखवा सकता हूं करके, ठीक है। देखिए, जिंदल ट्रैक्टेबल पावर कंपनी लिमिटेड 2025 का कर्नाटका हाईकोर्ट का जजमेंट है, ये अभी आया है करके, ठीक है, कर्नाटका हाईकोर्ट का जजमेंट है, ये अभी जजमेंट आया है। अब गाइस एक बात समझना, इसमें हुआ क्या था, हाईकोर्ट हेल्ड दैट रिलायंस ऑन द प्रोफेशनल एडवाइस can constitute the reasonable cause under section 273B, thereby protecting the assessee for the penalty under section 271C। अब हुआ क्या गाइस पता है, एक असेसी है जिसने किसी को पेमेंट किया और उसने टीडीएस नहीं काटा, तो टीडीएस नहीं काटा तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, अगर आप टीडीएस नहीं काटते हो या पे नहीं करते हो या आप इंश्योर नहीं करते हो, तो 271C में उतना का उतना 100% पेनल्टी लग जाता है। 271C में उतना का उतना 100% पेनल्टी लग जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर आपका कोई रीजनेबल कॉज है तो एक सेक्शन हुआ करती है 273B, उसमें क्या होता है, आपकी जितनी भी पेनल्टी है, अगर आपको लगता है कि इसमें रीजनेबल कॉज है और आपका जेन्युइन हार्डशिप है, तो ये पेनल्टी माफ भी हो सकती है, बट वो रीजनेबल कॉज होना चाहिए। अब हुआ क्या कि एसएससी ने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बिग फोर से एडवाइस ली थी,
जो बिग फोर है वो रेपुटेड बिग फोर जो है वो बिग फोर से मान लो उन्होंने एडवाइस ली थी करके, ठीक है, बिग फोर से एडवाइस ली, बिग फोर या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म से उन्होंने एडवाइस ली थी, एंड उसके साथ साथ में उन्होंने एक रेपुटेड लॉ फर्म और है उससे भी एडवाइस ली थी, और दोनों ने बोला था टीडीएस नहीं काटना। दोनों ने बोला था पहले कि टीडीएस नहीं काटना, मतलब एक सीए फर्म ने भी बोला था टीडीएस नहीं काटना, एक लॉ फर्म से एडवाइस लिया था उन्होंने भी बोला था टीडीएस नहीं काटना, तो इन्होंने टीडीएस नहीं काटा। बट बाद में जाके पता चला कि टीडीएस तो काटना था, बाद में जाके पता चला तो टीडीएस तो काटना था, तो क्या इनकी पेनल्टी वेव हो सकती है या नहीं, ये एक रीजनेबल कॉज है या नहीं फॉर नॉट चार्जिंग द पेनल्टी। राइट आंसर इज कर्नाटक हाईकोर्ट ऑब्वियसली एसएससी के फेवर में जजमेंट दिया और बोला यस इट इज अ रीजनेबल कॉज है यहां पे, और रीजनेबल कॉज है इसके लिए यहां पे पेनल्टी नहीं लगेगी। तो देखिए क्या दे रखा है, हाईकोर्ट हेल्ड दैट reliance on the professional advice can constitute a reasonable cause under section 273b, thereby protecting the assessee from penalty under section 271c. In this case, assessee did not deduct the TDS on payment made to the foreign entity based on legal opinion obtained from the reputed law firm and chartered accountants firm, and both advising that the income was not taxable in India. किसी को फॉरेन में पे कर रहे होंगे और इन्होंने टीडीएस नहीं काटा क्योंकि आगे वाले की इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं है, ऐसा एक लॉ फर्म ने एडवाइस दिया, एज वेल एज द इनको एक सीए फर्म ने भी यही एडवाइस दिया। The foreign company had even sought advance ruling, बट इट वॉज नॉट प्रोसीड बाय द अथॉरिटी। इन्होंने एडवांस रूलिंग लेने के लिए भी जो फॉरेन कंपनी है उन्होंने ट्राई किया था, बट वो फॉरेन कंपनी की एडवांस रूलिंग आगे गई नहीं। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट द असेसी हैड एक्टेड बोनाफाइड, असेसी जेन्युइन है, असेसी बोनाफाइड एक्ट किया विदाउट एनी मेलाफाइड इंटेंशन, उसका कोई मेंसरिया नहीं था, उसका दिमाग करप्ट नहीं था, वो गलत, वो ऐसा जानबूझ के नहीं कर रहा था करके, ठीक है, उसने उसका जो है उसका जो ड्यू डिलिजेंस है उसने पूरा किया, उसने सीए फर्म से एडवाइस ले ली, लॉ फर्म से एडवाइस ले ली, और बंदा क्या करेगा करके, ठीक है। तो उसका यहां पे लाइक मेलाफाइड इंटेंट नहीं था एंड अटेम्प्ट टू इवेट टैक्स नहीं करना चाहता था। इट इज ऑल्सो नोटेड दैट द असेसी गेन नो अनड्यू बेनिफिट फ्रॉम द नॉन डिडक्शन ऑफ टैक्स। अगर टीडीएस नहीं काटा उससे इसको क्या बेनिफिट होगा, इसको तो कोई फायदा ही नहीं होगा, उल्टा नुकसान है यहां पे तो करके, अगर आप पेनल्टी वगैरह लगाओगे तो। Such conduct demonstrated and reasonable and honest belief in the correctness of its stand. Accordingly, it was held that non-deduction of TDS being based on the genuine professional advice amounted to reasonable cause and hence no penalty under section 271c is leviable. इस केस में आपको 271c का पेनल्टी नहीं लगेगा, ऐसा कर्नाटका हाईकोर्ट ने बोला है। अब एक काम करो, आप इसको कहीं पे कॉपी मार लो, नहीं तो मैं एक काम करता हूं, ये तीनों जो केस लॉ है, ये तीनों केस लॉ, दो को तो आपने कॉपी मार दिया था, मैंने बोला ये तीनों केस लॉ नए हैं। एक तो आईबीएस सॉफ्टवेयर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड वाला था, और एक तुम्हारा फ्रंटियर इन्फोटेक टेक लिमिटेड वाला तेलंगाना हाईकोर्ट वाला था, तेल लगाना जब बोला था वो वाला तेलंगाना हाईकोर्ट, एक केरला हाईकोर्ट। तो अब एक काम करते हैं, इसको जो है वो मैं एक काम करता हूं आपकी क्लास नोट में भी डाल देता हूं, तो अगर अभी आप कॉपी ना करो तो कोई बात नहीं, आप बाद में इसको कॉपी कर लीजिए, मैं आपके इसके क्लास नोट में इसको डाल देता हूं, तो आपके लिए क्या होगा ना कि अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको आपके क्लास नोट में भी डाल देता हूं, क्लास नोट में मैं डाल देता हूं। 273B करंट ये होता है कि अगर मान लो कोई भी ऐसा जेन्युइन केस है तो आप कोई भी पेनल्टी के लिए माफी मांग सकते हैं, और अगर उनको लगता है तो वो इम्यूनिटी आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहां पे डाल दिया ये। अभी कॉपी कर रहे हो कि बाद में करोगे? लिखने दो ना। हाँ, मॉर्निंग में सीएमए वाला क्वेश्चन मैंने कर दिया कॉपी, यहां पे आ गया ये सीएमए वाला जो क्वेश्चन था मैंने यहां पे डाला है। कॉपी कर रहे हो अभी या बाद में लिखोगे? कुछ खजूर बोलते हैं अभी लिखेंगे, कुछ बोलते हैं बाद में लिखेंगे, कोई बात नहीं, 1 मिनट का टाइम लो, तब तक मैं पानी भरवा के आता हूँ, मेरी टीम को बोलता हूँ गर्म पानी दे दे मुझे। हाँ, ये रिमेनिंग केस लॉ के नीचे जगह है तो वहां लिख लो लास्ट पेज पे, कोई दिक्कत नहीं।
यस पीपल, डन 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 डना डन डन। हाँ जी, चलो डन। हाँ, ये पेनल्टी चैप्टर के साथ लिख लो, कहीं भी लिख लो, जहां तुमको लिखना है वहां लिख लो, ठीक है। चलिए डन। अब एक काम करते हैं अपन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन में वापस आओ, और नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन में बाबू क्या पढ़ेंगे अपन। अब एक काम करो, नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन में मैं आपको कुछ मार्किंग करा रहा हूं, जहां पे आप स्टार मार्क कर लो कि ये तो पढ़ के जाना ही जाना है करके, ठीक है। तो आप नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन में आप ये जो टॉपिक है, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, अपन ने क्वेश्चन ऑलमोस्ट कर लिए, एक आधा क्वेश्चन कुछ बचा होगा तो है, एक दो क्वेश्चन बचे होंगे, बाकी ऑलमोस्ट क्वेश्चन नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन के हो गए। इसमें ना आप मार्किंग करो कि ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ के जाना है। मैं आपको 3 स्टार मार्क कराऊंगा, 2 स्टार मतलब आपको थोड़ा देख के जाना है, 3 स्टार मतलब पक्का देख के जाना है, 1 स्टार मतलब छोड़ भी दोगे लास्ट डे पे तो चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, रेसिडेंशियल स्टेटस है वो तो ऑब्वियसली आपको देख के जाना चाहिए, 2 स्टार मार्क कर दीजिए। रेसिडेंशियल स्टेटस जो सेक्शन 2 है उसको 2 स्टार मार्क करिए। उसके बाद में गाइस, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी जो पोयम वाला कॉन्सेप्ट है उस पे मार्क करिए ट्रिपल स्टार। ये आपको ट्रिपल स्टार मार्क करना है, ट्रिपल स्टार मार्क। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी पोयम वाला आएगा ही आएगा एग्जाम में, ठीक है, ट्रिपल स्टार। उसके बाद में पोएम वाले कॉन्सेप्ट के बाद ये जो ट्रांजिशन मैकेनिज्म दिया है ना, ये अगर नहीं भी कर लोगे तो चल जाएगा मेरे को लगता है, तो 1 स्टार कर दीजिए ट्रांजिशन मैकेनिज्म को। ये जो फॉरेन कंपनी थी उसका पोएम इंडिया में हुआ तो ट्रांजिशन मैकेनिज्म कैसे रन करता है वो वाला कॉन्सेप्ट करके, ठीक है। उसके बाद में स्कोप ऑफ टोटल इनकम जो है वो तो ऑब्वियसली ठीक ठाक है। उसके बाद बिजनेस कनेक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको एक बार रीड करके जाना, थियोरेटिकली कहीं आ सकता है 2 स्टार। और उसमें बेसिकली ये सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस वाला ये लिमिट कहीं एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, 2 स्टार, 2 स्टार बिजनेस कनेक्शन वाले में 2 स्टार। उसके बाद में गाइस, उसके बाद में आप लोग जो वोडाफोन वाला जो केस लॉ था, एक्सप्लेनेशन नंबर 5 इनडायरेक्ट ट्रांसफर, इसमें ले लो 2 स्टार, इसको भी देख के जाइएगा यार। और उसके बाद जो इंटरेस्ट रॉयल्टी एफटीएस वाला है ये तो देख के जाना ही है, 3 स्टार। इंटरेस्ट रॉयल्टी एंड एफटीएस वाला, इंटरेस्ट रॉयल्टी वाला 915, 916 एंड 917। सेक्शन 5 तो अभी पता ही होता है, रेजिडेंट हो तो पूरे वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल होगी, नॉन रेजिडेंट हो तो इंडिया की इनकम टैक्सेबल होगी, दैट वाज सूरज सेक्शन 5। चलिए डन, रॉयल्टी एफटीएस ट्रिपल स्टार। उसके बाद ये प्रेजेंस ऑफ एलिजिबल, ये अभी तक बाकी है, इसको 1 स्टार, 1 स्टार छोड़ भी दोगे लास्ट डे में तो चल जाएगा। उसके बाद जो ये सम एग्जेम्प्ट इनकम है ना, इसको भी 1 स्टार, सम एग्जेम्प्ट इनकम को 1 स्टार। एंड गाइस, उसके बाद में आपका एग्जेम्प्ट इनकम को 1 स्टार, 1023 एफई को भी 1 स्टार। वन स्टार। उसके बाद सीधा ट्रिपल स्टार मार्क करिए एनआरआई वाले पार्ट को, दैट इज द ट्रिपल स्टार। एनआरआई वाला करके जाना है, ट्रिपल स्टार, ट्रिपल स्टार एनआरआई वाला। उसके बाद 115A ट्रिपल स्टार, 115A इंटरेस्ट रॉयल्टी एफटीएस ट्रिपल स्टार। उसके बाद 115AB 1 स्टार, AB 1 स्टार। 115AC डबल स्टार, 115AC डबल स्टार। ACS सिंगल स्टार, कोई काम का नहीं है। 115AD ट्रिपल स्टार, FII वाला ट्रिपल स्टार। एंड गाइस, उसके बाद 115BBA जो नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन वगैरह है, ये ट्रिपल स्टार, ट्रिपल स्टार। एंड लास्ट इज
लास्ट इज अ 115 जेजी जो आज पढ़ा अपन ने फॉरेन बैंक का HSBC वाला, वो 1 स्टार बस। और ये सेफ हार्बर रूल जो पढ़ा था ये 2 स्टार, ये ट्रांसफर प्राइसिंग के साथ पढ़ा था, 2 स्टार डायमंड वाला। डन। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, देखो सेफ हार्बर रूल 2 स्टार, 115 जेजी ओनली सिंगल स्टार। ये वाला जो है नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन वाला ट्रिपल स्टार। उससे पहले FII वाला ट्रिपल स्टार। उससे पहले आपका 115 AC वाला डबल स्टार और 115 AB वाला सिंगल स्टार। 115 A ट्रिपल स्टार। मैं ट्रिपल स्टार बता देता हूं, जो NRI वाला ट्रिपल स्टार। और उसके बाद में गाइस आपका ये एग्जेम्पशन ऑफ इनकम ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, ये सिंगल स्टार, ये सिंगल स्टार। उसके बाद ये जो है जितने भी सम एग्जेम्प्ट इनकम है सिंगल स्टार, सिंगल स्टार। उसके पहले आपका ये प्रेजेंस ऑफ एलिजिबल फंड मैनेजर इन इंडिया नॉट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस कनेक्शन, सिंगल स्टार। एंड रॉयल्टी FTS वाला जो है रॉयल्टी FTS इंटरेस्ट ट्रिपल स्टार। उसके पहले जो वोडाफोन वाला केस लॉ था एग्जेम्प्ट वो इनडायरेक्ट ट्रांसफर 2 स्टार। उसके पहले जो आपका बिजनेस कनेक्शन था 2 स्टार, बिजनेस कनेक्शन 2 स्टार। उसके पहले आपका इसके पहले जो पोयम था ट्रिपल स्टार, पोयम इज ट्रिपल स्टार, जो पोयम है वो ट्रिपल स्टार। बस इतना आप कर लोगे आपका काम बन जाएगा। हाँ जी 115 JG सिंगल स्टार था उसमें। चलो डन डन। अब अपन NRI में जो NR टैक्सेशन में बाकी बचा है वो अपन पढ़ते हैं, ठीक है। 2020 हाँ जो NR में बाकी है वो अपन पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। तो चलो गाइस अपन चलते हैं NR में जो जो बाकी बचा है वो बता दो मुझे, जो जो बाकी बचा है वो तुम बताते जाओ। तो वहां पे मैं सीधा चलता हूं, वहां पे रुक जाऊंगा। जो जो बाकी बचा है वहां पे आप मुझे बोलोगे तो मैं सीधा उस टॉपिक में उस पॉइंट पे जाके रुक जाऊंगा जो बाकी बचा है। आई थिंक यहां पे बाकी जो बचा है वो बचा है पेज नंबर 371 पे, राइट। 371 पे ये बाकी बचा है, यही बाकी बचा है सेक्शन 9A। अब देखो सेक्शन 9A होता क्या है, मैं आपको पहले उसका एक एसेंस बता देता हूं कि सेक्शन 9A क्या है। सेक्शन 9A क्या है कि अगर कोई फॉरेन का फंड है, फॉरेन का फंड है और उसका फंड मैनेजर इंडिया में है, उसका जो है वो फंड मैनेजर है, वो फंड मैनेजर इंडिया में है, तो क्या इंडिया में फंड मैनेजर होना इज ट्रीटेड एज बिजनेस कनेक्शन और नॉट? दिस इज द कॉन्सेप्ट कि अगर इंडिया में कोई एलिजिबल फॉरेन का फंड है और एलिजिबल फॉरेन का फंड है और उसका फंड मैनेजर इंडिया में होना इज ट्रीटेड एज द बिजनेस कनेक्शन और नॉट। क्योंकि एक बात बताओ, अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट को इंडिया में बिजनेस कनेक्शन से इनकम होती है तो वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज्ड इन इंडिया मानी जाती है। और बिजनेस कनेक्शन कब बनता है पता है? इंडिया में कोई पर्सन है जो मान लो नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करता है, हैबिचुअली कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करता है, हैबिचुअली ऑर्डर लेता है करके, ठीक है, या फिर वो हैबिचुअली जो है वो स्टॉक मेंटेन करता है, तो वो बिजनेस कनेक्शन बन जाता है, वो टैक्सेबल हो जाता है। बट गाइस यहां पे ये सेक्शन क्या बोलती है पता है? कि अगर कोई फॉरेन का फंड है और उसका फंड मैनेजर इंडिया में होना इज नॉट ट्रीटेड एज बिजनेस कनेक्शन, ये बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। सिर्फ आपको इसमें इतना ध्यान रखना है कि फॉरेन का फंड का अगर फंड मैनेजर इंडिया में है, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। बट उससे रिलेटेड बहुत सारी कंडीशन है कि इसमें फंड किसको बोलेंगे, इसमें आपका मैनेजर है उसको किसको बोलेंगे करके, ठीक है। तो बेटा ऐसा इन्होंने यहां दे रखा है। तो देखिए मैं आपको सबसे पहला पॉइंट क्या बता रहा हूं, इन केस ऑफ द एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड, अगर कोई एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड है, अब आप बोलोगे एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड कौन होना चाहिए, तो अभी मैं यहां पे बताता हूं। तो एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड मींस फर्स्ट एस्टेब्लिश और इनकॉर्पोरेट और रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर कोई फंड इनकॉर्पोरेटेड है, रजिस्टर्ड है, विच कलेक्ट फंड फ्रॉम इट्स मेंबर फॉर इन्वेस्टिंग इट फ्रॉम देयर बेनिफिट एंड फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन। फंड जो है वो इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है, बाहर रजिस्टर्ड है और वो लोगों से बाहर पैसा कलेक्ट करता है और उनके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट करता है।
द फंड शुड बी द नॉन रेजिडेंट, वो फंड नॉन रेजिडेंट है। फंड शुड बी द रेजिडेंट ऑफ कंट्री विद इंडिया एंटर्ड इनटू द डीटीडब्ल्यू, वो ऐसी कंट्री का रेजिडेंट है वो फंड जिसके साथ हमारा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। Aggregate participation or investment in the fund directly by the resident person should not exceed 5% of corpus of fund as on 1st April and 1st October of previous year। मतलब उस फंड में किसी भी डायरेक्टली किसी रेजिडेंट पर्सन ने इन्वेस्ट नहीं किया है 5% से ज्यादा, और वो 5% कब देखा जाएगा, 1 अप्रैल को एंड 1 अक्टूबर को देखा जाएगा। 1 अप्रैल एंड 1 अक्टूबर दोनों दिन देखा जाएगा कि दोनों दिन कोई रेजिडेंट पर्सन ने उसमें 5% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया है, उसको बोला जाएगा एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड। तो अगर अब एक बात समझना, इससे रिलेटेड बहुत सारी बाकी कंडीशंस और दे रखी है कि फंड में कितने मेंबर मिनिमम होने चाहिए, फंड जो है वो फंड किसी भी एंटिटी में 20% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, जो फंड जो है वो किसी भी एसोसिएट एंटरप्राइज में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, तो उससे रिलेटेड दुनिया भर की कंडीशंस है। अब गाइस आपको जो यहां समझना है वो ये समझना है कि इन केस ऑफ एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड द फंड मैनेजर एक्टिविटी कैरिड आउट थ्रू एन एलिजिबल फंड मैनेजर, अगर कोई एलिजिबल फंड मैनेजर है acting on behalf of such fund shall not constitute the business connection in India of that fund, वो फंड का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा अगर उसका एलिजिबल फंड मैनेजर इंडिया में काम कर रहा है। अब एक चीज समझना, eligible investment fund shall not be treated as resident in India merely because the manager undertaking fund management activity on its behalf is located in India। फंड का मैनेजर इंडिया में है, इसका मतलब वो फंड रेजिडेंट नहीं बनेगा और उस फंड का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। अब आप बोलोगे एलिजिबल इन्वेस्टमेंट, यहां पे जो एलिजिबल फंड मैनेजर कौन होगा, तो गाइस एक बात बताऊं, एलिजिबल फंड मैनेजर को भी इन्होंने डिफाइन कर रखा है कि भाई आपका फंड मैनेजर किसको बोलेंगे करके, ठीक है। तो फंड मैनेजर का यहां डेफिनेशन दे रखा है। तो फंड मैनेजर मीन्स एनी पर्सन हु इज एंगेज्ड इन द एक्टिविटी ऑफ फंड मैनेजमेंट एंड फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन, मीन्स वो एलिजिबल फंड मैनेजर जो है वो क्या क्या करता है और क्या कंडीशन सेटिस्फाइड करता है। पहला, पर्सन शुड नॉट बी एन एम्प्लॉय ऑफ द फंड और कनेक्टेड पर्सन ऑफ द फंड, वो फंड का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, जो फंड मैनेजर है वो फंड का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। दूसरा, पर्सन शुड बी रजिस्टर्ड एज अ फंड मैनेजर और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एज पर द रेगुलेशन, रेगुलेशन के हिसाब से वो एज अ फंड मैनेजर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रजिस्टर्ड होना चाहिए। तीसरा, पर्सन शुड बी एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हिज बिजनेस एज अ फंड मैनेजर, उसका फंड मैनेजर का एज अ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। एंड पर्सन अलोंग विद हिज कनेक्टेड पर्सन शेल नॉट बी एंटाइटल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू मोर देन 20% ऑफ द प्रॉफिट एक्रूइंग टू द फंड फ्रॉम द ट्रांजेक्शन कैरिड आउट बाय सच फंड मैनेजर, वो फंड मैनेजर का जो कैरी है, मतलब फंड मैनेजर का जो शेयरिंग है वो 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए उस फंड के पैसे का। तो गाइस एक बात बताऊं, यहां पे इस सेक्शन में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर कोई फॉरेन का फंड है और उसका फंड मैनेजर इंडिया में है, दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज द बिजनेस कनेक्शन। अब उसके बाद वो फंड से रिलेटेड इन्होंने दुनिया भर की कंडीशंस दे रखी है कि फंड से रिलेटेड क्या क्या कंडीशन है, ये दुनिया भर की यहां कंडीशन है। अब एक बात बताऊं, इसके रिलेटेड आज तक कभी क्वेश्चन आया नहीं है और ना ही आपको इसमें से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, मतलब नहीं आएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। आप एक काम करना, आप चाहिए तो इसको एक बार रीड कर लेना कि फंड से रिलेटेड क्या क्या कंडीशंस है, फंड से रिलेटेड क्या क्या कंडीशन है, फंड मैनेजर से रिलेटेड क्या क्या कंडीशन है, वो आप एक बार इसको पूरा रीड कर लेना। और अगर आप रीड कर लोगे आपका काम बन जाएगा। तो गाइस दिस इज द योर होमवर्क सेक्शन, इसको आप एक बार होमवर्क में रीड करके छोड़ देना, होमवर्क में आप इसको रीड करके और छोड़ देना। दैट इज द सेक्शन नंबर 9A करके, ठीक है, कि अगर इंडिया में फंड मैनेजर हो रहा फॉरेन के फंड का विल नॉट बी ट्रीटेड एज बिजनेस कनेक्शन। डन। हाँ, ये फॉरेन लाइक फॉरेन का प्राइवेट इक्विटी आप बोल सकते हो, फॉरेन का प्राइवेट इक्विटी फंड हो गया। सिंपल सी बात है कि फॉरेन का जो होता है प्राइवेट इक्विटी फंड है वो है और वो इन्वेस्ट करता है और वो बाहर वाले नॉन रेजिडेंट का पैसा लेके और यूज करता है। तो दैट इज लाइक फॉरेन का प्राइवेट इक्विटी विल नॉट बी ट्रीटेड एज बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया ओनली बिकॉज हिज फंड मैनेजर इज इन इंडिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डन, दिस इज द सेक्शन 9A। ये हो गया था। अब आ जाइए सीधा यहां पे। एंड गाइस अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पशन पढ़ा रहा था। तो जैसे आपको पता है, एक तो मैंने आपको एग्जाम्पशन ये पढ़ाई थी कि अगर आपका कोई भी एनआरई अकाउंट है, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट वो होता है जो क्या होता है कि जिसमें फॉरेन की अर्निंग आती है, और फॉरेन की अर्निंग आती है तो एनआरई अकाउंट जो होता है, एनआरई अकाउंट पे कोई भी इंटरेस्ट मिलता है ना वो पूरा एग्जेम्प्ट है। एनआरओ अकाउंट पे इंटरेस्ट मिला वो टैक्सेबल है, एनआरई अकाउंट पे इंटरेस्ट मिला वो एग्जेम्प्ट है करके, ठीक है। अब एक चीज समझना गाइस, इसके बाद में मैंने आपको एक और बताया था कि अगर मान लो मोदी जी के बर्थडे से लेके
17 सितंबर 2018 टिल 31 मार्च 2019 अगर मान लो इंडियन कंपनी ने या बिजनेस ट्रस्ट ने वो कौन से मसाला बॉन्ड इशू की है, जिसको रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स बोलते हैं, मसाला बॉन्ड बोलते हैं, वो अगर इशू की है और नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को इंटरेस्ट लाइफ टाइम जितना भी मिलेगा वो पूरा एग्जेम्प्ट है करके, ठीक है। चलो अब यहां पे जो पेंडिंग है वो पेंडिंग क्या है वो मैं बता रहा हूं। दैट इज गाइस, एक एग्जेम्पशन मिलती है स्पेसिफाइड फंड को। अब आप मुझे बोलोगे ये स्पेसिफाइड फंड क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। एक स्पेसिफाइड फंड है ना, उस स्पेसिफाइड फंड की कुछ इनकम एग्जेम्प्ट है। अगर ऐसा कोई स्पेसिफाइड फंड है उसकी कुछ इनकम एग्जेम्प्ट है। अब आप बोलोगे स्पेसिफाइड फंड क्या होता है, बताता हूं, रुको 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 जरा, थोड़ा सब्र करो। स्पेसिफाइड फंड किसको बोलेंगे? तो स्पेसिफाइड फंड की यहां पे डेफिनेशन दे रखी है कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुई तो वो स्पेसिफाइड फंड है। कंडीशन क्या है? पहला, स्पेसिफाइड फंड मींस फंड एस्टेब्लिश इन इंडिया, इंडिया में एस्टेब्लिश है, इन द फॉर्म ऑफ द ट्रस्ट और कंपनी और एलएलपी, मतलब इंडिया में वो फंड रजिस्टर्ड है, एस्टेब्लिश है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन है। पहला, which has been granted a certificate of category 3 of alternate investment fund and granted a certificate as a retail scheme or exchange traded fund। तो गाइस वो जो फंड है उसको सर्टिफिकेट कौन सा मिला है? या तो कैट 3 का सर्टिफिकेट मिला है एआईएफ में, या फिर उसको रिटेल स्कीम और ईटीएफ, दैट इज द ईटीएफ का सर्टिफिकेट मिला है। तो या तो उसको जो है वो कैट 3 का अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड का सर्टिफिकेट मिला है, या फिर ग्रांटेड सर्टिफिकेट एज अ रिटेल स्कीम और द एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं? अगर आप ईटीएफ के बारे में पढ़ोगे आपको मिलने के लिए बहुत सारा मिलेगा। अब देखो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि आपको मैं बताऊं कैट 3 में कौन कौन से फंड आते हैं, या फिर आपके ईटीएफ में कौन कौन से आते हैं, रिटेल स्कीम में कौन कौन से आते हैं। तो आप ये समझिए, अभी के लिए आप इतना समझिए, दैट इज द कैट 3 का अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? एंड which is located in the International Financial Service Center, IFSC, गुजरात गांधीनगर में लोकेटेड है, and of which all the unit other than unit held by the sponsor and manager are held by the non-resident। तो गाइज यहां 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो उसको अपन बोलेंगे स्पेसिफाइड फंड। अब आप बोलोगे स्पेसिफाइड फंड का मतलब क्या होता है? तो स्पेसिफाइड फंड का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई फंड है जिसको कैट 3 का रजिस्ट्रेशन मिला है सेबी के हिसाब से, एज वेल एज द, या फिर उसको मान लो ईटीएफ का मिला है, एंड वो लोकेटेड कहां है? आईएफएससी में। आईएफएससी का मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर आईएफएससी में लोकेटेड है, एंड उसके जितने भी यूनिट होल्डर है वो क्या है? नॉन रेजिडेंट है, एक्सेप्ट 2, आपके मैनेजर को छोड़ के एंड स्पॉन्सर को छोड़ के। जो मैनेजर स्पॉन्सर है वो रेजिडेंट हो सकते हैं, बाकी जितने भी लोग हैं वो कहां है? नॉन रेजिडेंट है। एंड गाइस अब यहां पे एक और नीचे नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? कंडीशन स्पेसिफाइड इन द क्लॉज नंबर सी, क्या भैया उसके जितने भी जो यूनिट होल्डर है वो नॉन रेजिडेंट होने चाहिए। शेल नॉट अप्लाई वेयर एनी यूनिट होल्डर बीइंग नॉन रेजिडेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर व्हेन सच यूनिट वर इशूड, मतलब यूनिट इशू हुई थी तब तो वो नॉन रेजिडेंट था लेकिन अब रेजिडेंट बन गया। Become resident under section 6(1) या 6(1)(a) deemed resident in any previous year subsequent to the year if aggregate value and number of unit held by such resident unit holder or holder do not exceed the 5% of total unit issued, and unit holder who become a resident during the previous year shall cease to be unit holder of such specified fund within the period of 3 months from the end of the previous year in which he became the resident। तो गाइस एक बात समझना, मैं आपको बताता हूं ये क्या बोलते हैं। ये अपन बात कर रहे हैं एक स्पेसिफाइड फंड की कुछ इनकम एग्जेम्प्ट होती है। अब आप बोलोगे स्पेसिफाइड फंड की कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट होती है, मैं आपको बताता हूं। देखो मोदी जी ने बोला जो फॉरेन के फंड्स वगैरह है उनको बोला कि आप इंडिया में आईएफएससी में आइए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में, वहां पे आप अपना फंड लगाइए। फंड जो है एक्टिविटी आईएफएससी से करे, और वो जो फंड है 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या भैया वो फंड है वो कैट 3 वाला होना चाहिए, इतना याद रख लो, कैटेगरी 3 एआईएफ। दूसरा क्या है वो आईएफएससी में लोकेटेड है, और तीसरी कंडीशन क्या है उसके जितने भी यूनिट होल्डर है, इन्वेस्टर है, वो नॉन रेजिडेंट होने चाहिए, लेकिन स्पॉन्सर और मैनेजर को छोड़ के। लेकिन गाइस एक बात समझना, यहां पे अगर कोई पहले तो नॉन रेजिडेंट था उसका इन्वेस्टर, बट अब अगर रेजिडेंट बन गया तो क्या वो स्पेसिफाइड फंड में आएगा या नहीं? इन्होंने बोला डोंट वरी, अगर वो पहले नॉन रेजिडेंट था कोई यूनिट होल्डर इन्वेस्टर और अब वो रेजिडेंट बन गया तो कोई दिक्कत नहीं, अगर उसके पास 5% से ज्यादा का होल्डिंग नहीं है,
एंड जिस ईयर में वो रेजिडेंट बना ना, उस ईयर के एंड से 3 महीने के अंदर अंदर उसको उसकी यूनिट बेचनी पड़ेगी। भाई जिस ईयर में वो रेजिडेंट बना इंडिया का, उस ईयर के एंड से 3 महीने तक हम मान लेंगे कि चलो उसका लेजिटिमेट इन्वेस्टमेंट है, चलेगा, बट 3 महीने के अंदर अंदर उसको अपनी यूनिट बेचनी पड़ेगी। तो देखिए क्या दे रखा है यहां पे कि सच स्पेसिफाइड फंड की यूनिट उसको बेचनी पड़ेगी। द यूनिट होल्डर हु बिकेम द रेजिडेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर शैल सीज टू बी द यूनिट होल्डर ऑफ दैट फंड विद इन द 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच ही बिकेम द रेजिडेंट। एंड दूसरा क्या बोलते हैं स्पेसिफाइड फंड, दूसरा किसको बोलेंगे पता है? इन्वेस्टमेंट डिवीजन ऑफ द ऑफशोर बैंकिंग यूनिट which has been granted a certificate of registration as a category 1 of foreign portfolio investor under the SEBI PFI regulation 2019। ये गाइस क्या होता है? इन्वेस्टमेंट डिवीजन ऑफ द OBU। OBU मतलब ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। जो फॉरेन की बैंक है सिटी बैंक, सिटी बैंक का पता है एक इन्वेस्टमेंट डिवीजन है। जेपी मॉर्गन का एक इन्वेस्टमेंट डिवीजन है करके, ठीक है, या फिर मॉर्गन स्टैनली उनका कोई इन्वेस्टमेंट डिवीजन है, या बैंक ऑफ अमेरिका का एक इन्वेस्टमेंट डिवीजन है। तो वो इन्वेस्टमेंट डिवीजन है, उसको भी स्पेसिफाइड फंड माना जाएगा। तो गाइज एक बात बताऊं, स्पेसिफाइड फंड बोलते किसको है? तो स्पेसिफाइड फंड आप ऐसे ध्यान रखो, आईएफएससी में लोकेटेड है। कहां लोकेटेड है? आईएफएससी में लोकेटेड है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में वो लोकेटेड होना चाहिए, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में लोकेटेड होना चाहिए। क्या है? या तो कैट 3 वाला, ये एंड उसके साथ साथ में उसके जितने भी यूनिट होल्डर है वो नॉन रेजिडेंट होने चाहिए, या फिर ऑफशोर बैंकिंग यूनिट जो है, जैसे बैंक ऑफ अमेरिका है, सिटी बैंक है, मॉर्गन स्टैनली है, उनका एक इन्वेस्टमेंट डिवीजन आईएफएससी में लगाया। अब एक बात समझना, इन्वेस्टमेंट डिवीजन ऑफ ऑफशोर बैंकिंग यूनिट का मतलब क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट डिवीजन ऑफ बैंकिंग यूनिट ऑफ नॉन रेजिडेंट लोकेटेड इन आईएफएससी एज रेफर्ड अंडर सेक्शन 80 LA सबसेक्शन 1A एंड विच हैज कमेंस्ड इट्स ऑपरेशन ऑन और बिफोर 31 मार्च 2030। मोदी जी ने टाइम दिया है 2030 तक के, 2030 तक इंडिया में आप OBU लगाओ, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट लगाओ आईएफएससी में। मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। मोदी जी का जो आईएफएससी है एंड एक और धोलेरा करके जगह है, ये मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट है करके, ठीक है। मोदी जी चाहते हैं कि भैया इसको मैं एक ऐसी सिटी बना दूं अहमदाबाद के पास में कि जहां मजा आ जाए। तो इन्होंने क्या बोला, अभी तक हमने ये पढ़ा कि सर एक बात बताइए, यहां पे स्पेसिफाइड फंड किसको बोलेंगे? तो स्पेसिफाइड फंड का मतलब देखो, पहली चीज तो आईएफएससी में होना चाहिए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस जो है गुजरात के पास, वहां पे गुजरात में आईएफएससी में होना चाहिए, या तो वो कैट 3 वाला इन्वेस्टमेंट फंड है करके, ठीक है। एंड गाइस उसके साथ साथ उसके यूनिट होल्डर सब नॉन रेजिडेंट होने चाहिए, या फॉरेन की कोई बैंक है, उसका ऑफशोर बैंकिंग यूनिट इंडिया में है और उसका इन्वेस्टमेंट डिवीजन जो है वो इन्वेस्टमेंट डिवीजन भी स्पेसिफाइड फंड माना जाएगा। लेकिन सर आप एक बात बताओ, आप बोल रहे हो स्पेसिफाइड फंड को कुछ इनकम एग्जेम्प्ट होती है। सर स्पेसिफाइड फंड को कौन कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट होगी ये बता दो ना। आप यही बोल रहे हो, आप एग्जेम्पशन पढ़ा रहे हो, तो आप बोल रहे हो कि एलिजिबल एसएससी में ये स्पेसिफाइड फंड है, ये स्पेसिफाइड फंड को कुछ इनकम एग्जेम्प्ट होती है। तो कौन कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट है स्पेसिफाइड फंड को? तो देखो, स्पेसिफाइड फंड का मतलब हुआ एक तो तुम्हारा वो कैट 3 वाला, और एक तुम्हारा फॉरेन की बैंक का OBU जो कि कहां पे है? आईएफएससी में। देखिए इसकी कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। कौन सी इनकम पे? देखो पहला, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ द असेट रेफर्ड अंडर सेक्शन 47 क्लॉज नंबर 7AB on the recognized stock exchange located in the IFSC and consideration payable in the foreign currency। अब एक बात समझना, ये स्पेसिफाइड फंड को कैपिटल गेन हुआ, बट कैपिटल गेन किस पे हुआ? ट्रांसफर ऑफ ऐसी असेट जो कि सेक्शन 47 के क्लॉज नंबर 7AB में दे रखी है, और ये बेच कहां पे रहे हैं? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन द आईएफएससी में, और इनका पैसा इनको फॉरेन करेंसी में मिला है, तो उस कैपिटल गेन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। उस कैपिटल गेन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। आप मुझे बोलोगे सर एक बात बताओ ना, ये 47 क्लॉज नंबर 7AB क्या है? तो गाइस अगर मैं आपको बताऊं ये सेक्शन 47 का क्लॉज नंबर 7AB क्या है, तो मुझे कैपिटल गेन टॉपिक में जाना पड़ेगा। और कैपिटल गेन में एक सेक्शन हुआ करती थी, कैपिटल गेन में एक सेक्शन हुआ करती थी 47, और 47 कौन सी थी? फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर। और उसमें बाबू है ना एक ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला पॉइंट मैंने बोला था आपको नॉन रेजिडेंट में समझेगा। अब इसमें कुछ ऐसी एसेट दे रखी है, कौन कौन से? एक तो बॉन्ड्स और GDR रेफर्ड अंडर सेक्शन 115AC, जो बॉन्ड्स होते हैं FCCB फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, या GDR जो 115AC में दे रखा है, या कोई डेरिवेटिव है, या रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ऑफ इंडियन कंपनी दैट इज कॉल्ड मसाला बॉन्ड, या फिर फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, या
फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी, ये दे रखा है आपकी बुक में पेज नंबर 44 पे, या फिर यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, या फिर यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, या यूनिट्स ऑफ अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, या बुलियन डिपोजिटरी रिसिट, या यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड बीइंग रीट और इनविट, और यूनिट ऑफ द स्कीम ऑफ द फंड मैनेजमेंट एंटिटी लॉन्च अंडर आईएफएससी अथॉरिटी एक्ट, और यूनिट ऑफ द एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च अंडर द आईएफएससी अथॉरिटी रेगुलेशन 2022। अब एक बात बताओ, इतने सारे नाम दे रखे हैं, ये कोई याद होने वाले हैं नहीं। तो देखो मैंने आपको क्या बोला, स्पेसिफाइड फंड जो है वो आईएफएससी में लोकेटेड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में अगर ये चीजें बेचता है, स्पेसिफाइड फंड ये चीजें बेचता है, या तो बॉन्ड्स या जीडीआर जो 115 एसी में दे रखा था वो, या डेरिवेटिव्स है, या रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ऑफ इंडियन कंपनी, या फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, या फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी, या यूनिट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड, यूनिट्स ऑफ द बिजनेस ट्रस्ट, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, गोल्ड बुलियन डिपोजिटरी रिसिट, या इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की यूनिट, रीट और इनविट की। गाइस ये सब अगर बेचता है ना वो स्पेसिफाइड फंड, तो उस पर जो कैपिटल गेन होगा वो कैपिटल गेन पूरा एग्जेम्प्ट है, कैपिटल गेन पूरा एग्जेम्प्ट है। और वो कौन सी सेक्शन में एग्जेम्प्ट है, अभी अपन देख रहे थे गाइस, वहां पे ये कैपिटल गेन पूरा एग्जेम्प्ट है, उस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अब आप मुझे बोलोगे कि सर आप क्या बोल रहे हो कि स्पेसिफाइड फंड को अगर कैपिटल गेन हुआ ऑन द ट्रांसफर ऑफ असेट रेफर्ड अंडर सो एंड सो सेक्शन ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन आईएफएससी एंड करेंसी पेबल कंसिडरेशन पेबल इन फॉरेन करेंसी, तो वो एग्जेम्प्ट है। दूसरा क्या एग्जेम्प्ट है, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ एनी सिक्योरिटी। भाई इसको छोड़ के अगर कोई दूसरी सिक्योरिटी ट्रांसफर करता है वो फंड, कौन, स्पेसिफाइड फंड, तो वो कैपिटल गेन भी एग्जेम्प्ट है। लेकिन अदर देन कैपिटल गेन ऑन द शेयर्स ऑफ द कंपनी रेजिडेंट इन इंडिया, जो इंडियन रेजिडेंट कंपनी है उनको छोड़ के, इंडियन रेजिडेंट कंपनी के शेयर बेचे तो कैपिटल गेन लगेगा। उसको छोड़ के कोई भी सिक्योरिटी बेचा, जो फॉरेन की कंपनियां वगैरह है उनकी सिक्योरिटी अगर बेची तो उस पे इंडिया टैक्स नहीं लेगा, वो एग्जेम्प्ट है। एंड तीसरा, एनी इनकम फ्रॉम सिक्योरिटी इशूड बाय नॉन रेजिडेंट। अब जो स्पेसिफाइड फंड है जो अपने यहां पे आईएफएससी में लोकेटेड है, उसने मान लो कोई फॉरेन की स्विट्जरलैंड की कंपनी के शेयर खरीदे थे, या मान लो फॉर एन एग्जांपल रशिया में कोई डिबेंचर खरीदे थे, तो उससे जो इनकम आएगा उस पे इंडिया टैक्स नहीं लेगा, वो पूरा एग्जेम्प्ट है। तो एनी इनकम फ्रॉम द सिक्योरिटी इशूड बाय द नॉन रेजिडेंट नॉट बीइंग द पी ऑफ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, नॉन रेजिडेंट का इंडिया में पी है वो नहीं, बाकी किसी नॉन रेजिडेंट ने कोई सिक्योरिटी इशू किया था और उस पे जो इनकम मिलता है वो इनकम एग्जेम्प्ट है। एंड तीसरा, इनकम फ्रॉम द सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, तो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट से जो भी इनकम मिलेगा जो पीजीबीपी हेड का है वो भी एग्जेम्प्ट है। किसके हाथ में, इस स्पेसिफाइड फंड के हाथ में। तो गाइस एक बात बताओ, मैं अगर अभी तक के नॉलेज के हिसाब से ऐसा बोलूं तो अपने दिमाग में पिक्चर क्या बन रही है पता है, एक स्पेसिफाइड फंड बनाया, और वो स्पेसिफाइड फंड बनाया कहां है, आईएफएससी में। आईएफएससी कहां है, गुजरात में, गांधीनगर में, अहमदाबाद के पास। और वहां एक आपने फंड बनाया, और वो फंड जो है वो फंड क्या है, या तो कैट 3 वाला, या कोई ऐसा ईटीएफ है जिसके जितने भी यूनिट होल्डर है इंडिया के बाहर वाले, या फिर फॉरेन का कोई बैंक है उसका इन्वेस्टमेंट डिवीजन है आईएफएससी में। तो वो जो फंड है ना वो क्या करता है, लोगों का पैसा मैनेज करता है। अब एक बात समझना, उस फंड को कुछ इनकम हुई वो एग्जेम्प्ट है। सर कौन कौन सी इनकम हुई वो एग्जेम्प्ट है, तो गाइस एक बात बताऊं, एक तो फंड को कोई कैपिटल गेन हुआ ऐसी सिक्योरिटी पे जो कि सेक्शन 47 क्लॉज नंबर 7A में दे रखी है। वो वहां का क्या क्या दे रखा है, डेरिवेटिव दे रखा है, रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड दे रखा है, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड बॉन्ड दे रखा है, जीडीआर दे रखा है। अगर उसने आईएफएससी में लोकेटेड स्टॉक एक्सचेंज में बेचा और कंसिडरेशन फॉरेन करेंसी में, तो वो एग्जेम्प्ट है। अगर वो फंड ने क्या किया, किसी और सिक्योरिटी को बेचा, जो इंडियन कंपनी के शेयर है उसको छोड़ के किसी सिक्योरिटी को बेचा, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर मान लो उस फंड को इंडिया के बाहर से किसी सिक्योरिटी पे इनकम हुआ, जो नॉन रेजिडेंट ने सिक्योरिटी इशू किया था उस पे कोई डिबेंचर इंटरेस्ट मिला, वो एग्जेम्प्ट है। और सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट से उसको कोई इनकम मिला, वो एग्जेम्प्ट है। तो सर आप बोल रहे हो ये तो सब एग्जेम्प्ट है। सर एग्जेम्प्ट में आपने ये बोला जैसे कैपिटल गेन है वो नॉन रेजिडेंट ने जो सिक्योरिटी इशू किया था उसको ट्रांसफर किया तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। बट सर इंडियन कंपनी के शेयर, क्योंकि यहां पे क्या लिखा हुआ है, अदर देन शेयर्स ऑफ द कंपनी रेजिडेंट इन इंडिया, अगर इंडियन कंपनी के शेयर बेचे तो कैपिटल गेन लगना चाहिए ना, आंसर इज यस। बट सर उस पर टैक्स रेट क्या लगेगी। अब गाइस एक बात बताऊं, ये तो बात हो गई एग्जेम्पशन की। अब उस पे अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल उसने, या फिर दूसरा पॉइंट यहां पे ये बोलता है
क्या यहां एनी इनकम फ्रॉम द सिक्योरिटी इशूड बाय द नॉन रेजिडेंट, मतलब रशियन कंपनी के बॉन्ड्स है, रशियन कंपनी के शेयर है, उस पर अगर कोई भी डिविडेंड इंटरेस्ट मिलता है वो एग्जेम्प्ट है, बट सर अगर इंडियन कंपनी के शेयर खरीदे उस पर डिविडेंड इंटरेस्ट मिला, उस पर कौन सी रेट से टैक्सेबल होगा? तो गाइस एक बात बताऊं, ये स्पेसिफाइड फंड को जो इनकम होगी वो टैक्सेबल कौन सी रेट से होगी, उसके लिए मैं अब आपको वापस से लेके चलता हूं एक सेक्शन पे, दैट इज द 115 एडी करके, जो मैंने आधी सेक्शन पहले पढ़ा के छोड़ दी थी। मैंने एफआईआई के लिए तो बोला था कि अगर जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 12.5, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ 30% और इन्वेस्टमेंट इनकम 20%। बट मैंने स्पेसिफाइड फंड के बारे में नहीं बताया था, आज मैं आपको बता रहा हूं स्पेसिफाइड फंड के बारे में। तो गाइस देखो, अब आपको समझ में आ गया कि ये स्पेसिफाइड फंड क्या होता है, तो आप इसको ऐसे याद रखो, ये जो स्पेसिफाइड फंड है ना, स्पेसिफाइड फंड का मतलब होता है कि अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कैट 3 वाला, और उसके साथ में ये आईएफएससी में लोकेटेड है, और इसको क्या बोलेंगे, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट ऑफ द फॉरेन कंपनी का इन्वेस्टमेंट डिवीजन। तो फॉरेन की बैंक जो है ऑफशोर बैंकिंग यूनिट है, उसका इन्वेस्टमेंट डिवीजन वो भी स्पेसिफाइड फंड है। अब देखो यहां टैक्स कैसे लगेगा, अगर एलटीसीजी हुआ तो 12.5, एसटीसीजी हुआ तो 30%, और इंटरेस्ट या डिविडेंड इनकम मिला सिक्योरिटी पे अगर वो टैक्सेबल हो रहा है तो आपका 10% की रेट से टैक्सेबल होगा। तो 12 यहां पे ऐसा हो गया 10, 12.5 एंड 30, 10% इन्वेस्टमेंट इनकम, 12.5% एलटीसीजी और एसटीसीजी 30%। अब एक बात समझना, यहां पे मैंने ये बोला कि भाई अगर वो स्पेसिफाइड फंड को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 12.5%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ 30% और इन्वेस्टमेंट इनकम मिला उस पर 10%। मैंने क्या किया पता है, अगले पेज पे एक दिमाग लगा के आपके लिए एक चार्ट बनाया। अब ये चार्ट कितना याद रहे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये चार्ट बनाया, चार्ट कितना याद रहे लेट्स सी करके, ठीक है। तो देखो, अगर कोई स्पेसिफाइड फंड है, स्पेसिफाइड फंड मतलब AI3 इन द आईएफएससी और इन्वेस्टमेंट डिवीजन ऑफ द ऑफशोर बैंकिंग यूनिट इन द आईएफएससी। अब एक बात समझना, जो फंड है वो फंड में जो भी यूनिट होल्डर अगर रेजिडेंट है, तो रेजिडेंट यूनिट होल्डर जितने हैं ना, उतने प्रपोर्शन में तो ये एग्जेम्पशन का या लोअर रेट का बेनिफिट उस फंड को नहीं मिलेगा। जैसे हो सकता है जो मैनेजर है या स्पॉन्सर है वो रेजिडेंट भी हो सकते हैं फंड में। तो अगर एक फंड है, उस फंड में मान लो 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट है, उसमें से मैनेजर और आपका स्पॉन्सर है उसका मिला के मान लो 4% है, तो उसका जो फंड को जो इनकम होगी उसमें जो एग्जेम्पशन हम वहां पढ़ के आए थे, एग्जेम्पशन जो हम वहां 10(4)D में पढ़ के आए थे, एंड गाइस लोअर रेट जो कंसेशनल रेट का बेनिफिट अंडर सेक्शन 115 AD है वो नहीं मिलेगा ये 4% तक की इनकम पे, क्योंकि वो तो रेजिडेंट होल्ड कर रहे हैं। अल्टीमेटली फंड को बेनिफिट तभी मिलेगा जितना प्रपोर्शन का उसका यूनिट या इन्वेस्टमेंट है वो नॉन रेजिडेंट्स ने कर रखा है। तो गाइस देखो, अब मैंने यहां पे क्या लिखा, 2 पार्ट बनाए। यूनिट ऑफ अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड हेल्ड बाय रेजिडेंट मैनेजर स्पॉन्सर और पी ऑफ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, तो उस प्रपोर्शन का जो इनकम रहेगा दैट इज इनकम टैक्सेबल एज पर द नॉर्मल रेट्स। अब एक बात समझना, जो नॉन रेजिडेंट जितनी यूनिट होल्ड करते हैं, अब आपको ये समझ में नहीं भी आया तो चलेगा, नॉन रेजिडेंट जितनी यूनिट होल्ड करते हैं, अब उसमें देखो फंड को, स्पेसिफाइड फंड को कौन सी इनकम हुई पहले वो देखना है आपको। अगर देखो स्पेसिफाइड फंड को सबसे पहले कैपिटल गेन हुआ, और वो कैपिटल गेन हुआ ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी पे, लेकिन सिक्योरिटी कौन सा है? अगर सिक्योरिटी है वो या तो वो वाली सिक्योरिटी है जो 47 के क्लॉज नंबर 7AB में दे रखी है। 47 के क्लॉज नंबर 7AB में कौन कौन सी दे रखी है, वहां पे अपन ने देखा था दैट इज द बॉन्ड्स और GDR ऑफ इंडियन कंपनी, या डेरिवेटिव्स रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, उसके बाद बुलियन डिपॉजिटरी रिसिट, उसके बाद म्यूचुअल फंड की यूनिट, AIF की यूनिट करके बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट, या फिर आपका फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड इक्विटी शेयर, वो सब अगर बेचा तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा 10(4)D में, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वो तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10(4)D में, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर इन्होंने जो फंड है, स्पेसिफाइड फंड है, उसने शेयर्स ऑफ द इंडियन रेजिडेंट कंपनी बेचा, तो शेयर्स ऑफ द इंडियन रेजिडेंट कंपनी बेचा, तो इंडियन रेजिडेंट कंपनी के शेयर बेचागा तो उस पर एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, उस पर टैक्स लगेगा। और टैक्स रेट क्या होगी जो अभी अपन ने पढ़ी, LTCG हुआ तो 12.5%, STCG हुआ तो 30%, और अगर STCG ट्रिपल बने वाला है तो 20%। सो वेरी सिंपल। देखो, अगर मान लो यहां इंडियन कंपनी के अगर इन्होंने शेयर बेचे, उस पर कैपिटल गेन हुआ तो 115 AD में टैक्सेबल हो जाएगा। LTCG 12.5, STCG ट्रिपल बने 20%, और बाकी वाला
एसटीसीजी हुआ तो 30%, और किसी सिक्योरिटी पे कैपिटल गेन हुआ, इंडियन कंपनी के शेयर को छोड़ के किसी सिक्योरिटी पे कैपिटल गेन हुआ तो वो एग्जेम्प्ट हो जाता है अंडर सेक्शन 10(4)(d) में। अब एक बात समझना, अगर मान लो यहां पे जो फंड है उसको इन्वेस्टमेंट इनकम हुई, डिविडेंड या इंटरेस्ट, तो आपको देखना पड़ेगा कि डिविडेंड या इंटरेस्ट मिला सिक्योरिटी पे, वो सिक्योरिटी इशू किसने की थी। अगर वो सिक्योरिटी नॉन रेजिडेंट ने इशू की हुई है, जैसे रशिया का कोई कंपनी है उसने कोई डिबेंचर बॉन्ड्स या शेयर इशू कर रखा है, उस पे मिला तो वो तो एग्जेम्प्ट होता था। बट अगर मान लो किसी इंडियन कंपनी ने वगैरह सिक्योरिटी इशू की है तो उस पे इनकम होगा, वो टैक्सेबल होगा। और इनकम टैक्सेबल कौन सी रेट से होगा, स्पेसिफाइड फंड के केस में 10% की रेट से टैक्सेबल होगा। तो देखिए यहां पे क्या दे रखा है मैंने, कि देखो अगर इनकम फ्रॉम सिक्योरिटी इशूड बाय नॉन रेजिडेंट तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बट सिक्योरिटी इशूड बाय द रेजिडेंट और कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नॉन रेजिडेंट का इंडिया में है, उन्होंने सिक्योरिटी इशू की, देन इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 115(a)(d) एंड या टैक्स रेट 12.5% आया है जो कि गलत है। इट शुड बी द 10%, इट शुड बी द 10%, 10% ना इंटरेस्ट और डिविडेंड, तो इनकम की बात हो रही है, इनकम फ्रॉम सिक्योरिटी, इट शुड बी द 10%। तो छोटू सा करेक्शन कर लेना अगर आपकी बुक में अलग है तो 10% की रेट से। एंड गाइस अगर उसको पीजीबीपी का इनकम होता है फ्रॉम द सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10(4)(d) में। अब एक बात बताऊं गाइस, क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि सर एक बात बताओ सर, ये एग्जाम में आज तक कभी आया कि नहीं आया। आज तक की हिस्ट्री में एग्जाम में तो नहीं आया, इसलिए मैंने आपको मार्किंग करा दी ट्रिपल स्टार वाली, जो बचा वो आपका 1 स्टार 2 स्टार है, बट मैं छोड़ूंगा नहीं करके, ठीक है। बहुत सारे लोग नहीं पढ़ाते हैं इसको, अगर आप देखोगे बहुत सारे प्रोफेसर की बुक्स वगैरह तो नहीं पढ़ाते हैं, बट देखो मैं छोड़ के नहीं जा रहा हूं, मैं एक बार पढ़ा रहा हूं, क्योंकि कभी कभार अगर कुछ हुआ तो ऐसा नहीं कि तुम मेरे पे डाल दो करके, ठीक है, इसलिए मैं पढ़ा के जा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, इसको एक बार जो पढ़ा उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर देते हैं। एक बार जो पढ़ा उसको एक यहाँ चल रहा है सर, हाँ, जिसमें स्टार नहीं है उसको नहीं देखोगे तो चल जाएगा करके, ठीक है। चलो अब एक बात समझना, अगेन आई एम रिपीटिंग द कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पढ़ाया। ये देखो गाइस, जो स्पेसिफाइड फंड है, स्पेसिफाइड फंड क्या, देखो आईएफएससी अभी डेवलप हो रहा है, अपने को पता ही नहीं आईएफएससी में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। अभी तो उसके लिए लंबा टाइम दिया है, उन्होंने बोला है कि 2030 तक सब सेटअप करो आईएफएससी में, ये सब चीजें एंड ऑल। तो अभी तक टाइम है, जैसे जैसे ये कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे तब आप मार्केट में इसको देखोगे तो आपको ईजी लगेगा, फिर आपको लगेगा जैसा पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म का जो फंडा देखते हो ना वैसा लगेगा करके, ठीक है। बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है। इसमें है क्या, मैंने आपको 2 चीजें पढ़ाई यहां पे। पहली चीज तो ये पढ़ाई कि स्पेसिफाइड फंड जो है वो स्पेसिफाइड फंड को कुछ इनकम है वो एग्जेम्प्ट है। कौन कौन सी इनकम स्पेसिफाइड फंड को एग्जेम्प्ट है, तो स्पेसिफाइड फंड को इनकम एग्जेम्प्ट है। स्पेसिफाइड फंड होता क्या है, कैट 3 वाला एआईएफ जो आईएफएससी में लोकेटेड है, जितने भी यूनिट होल्डर है वो नॉन रेजिडेंट है, या फिर जो तुम्हारी फॉरेन की बैंक है उसका ऑफशोर बैंकिंग यूनिट का इन्वेस्टमेंट डिवीजन आईएफएससी में, वो इस फंड को ये 4 इनकम एग्जेम्प्ट है। एक तो कैपिटल गेन हुआ किस पे, जो 47 क्लॉज नंबर 7AB में सिक्योरिटी दे रही है उस पे, वो एग्जेम्प्ट है। दूसरा, अगर कैपिटल गेन हुआ किसी भी सिक्योरिटी पे अदर देन रेजिडेंट कंपनी के शेयर तो वो एग्जेम्प्ट है। और तीसरा, इनकम मिलता है नॉन रेजिडेंट ने जो सिक्योरिटी इशू की थी उस पे, तो वो एग्जेम्प्ट है। और सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट का जो पीजीबीपी का इनकम है वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन गाइस इसके अलावा इनकम अगर कुछ हुई सिक्योरिटी पे तो वो टैक्सेबल होगी, और वो टैक्सेबल होगी 115(a)(d) में, एफआईआई जैसा। और टैक्सेबल में एफआईआई में क्या था, 20%, इन्वेस्टमेंट इनकम 20% से टैक्सेबल होता था, इसमें 10%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 12.5%, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रिपल बने वाला है तो 20%, अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 30%, और इन्वेस्टमेंट इनकम हुआ तो आपका 10%। तो मैंने क्या किया, एक चार्ट बना दिया आपके लिए, और ये जो चार्ट बनाया इसमें मैंने ट्राई किया कि चार्ट के माध्यम से आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए कि जो भी देखो आपका स्पेसिफाइड फंड है उसको अगर कैपिटल गेन हुआ सिक्योरिटी पे 47 क्लॉज नंबर 3AB से 7AB वाला सिक्योरिटी है तो वो एग्जेम्प्ट है। और उसके बाद इंडियन रेजिडेंट कंपनी का शेयर बेचने से कैपिटल गेन हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो 12.5%, शॉर्ट टर्म ट्रिपल बने वाला है तो 20%, एंड बाकी वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो 30%। अब एक और चीज समझना, अदर सिक्योरिटी जो है वो अदर सिक्योरिटी पे कैपिटल गेन हुआ तो वो पूरा एग्जेम्प्ट है। इन्वेस्टमेंट इनकम मिला, अगर सिक्योरिटी नॉन रेजिडेंट ने इशू की थी तो भैया एग्जेम्प्ट है, और रेजिडेंट ने इशू की थी तो वो टैक्सेबल हो जाएगा 10% की रेट से, और सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट से पीजीबीपी का इनकम मिला तो वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन एक बात बताओ सर, कैसे पता चलेगा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये जो फंड है
इस फंड के 100% शेयर में से, यूनिट में से 4% ऐसे हैं जो रेजिडेंट वाले होल्ड कर रहे हैं और 96% ऐसे हैं जो नॉन रेजिडेंट होल्ड कर रहे हैं। तो ये एग्जेम्पशन का जो बेनिफिट है एंड लोअर रेट का बेनिफिट है, ये तभी मिलेगा, उस प्रोपोर्शन पे मिलेगा जितना नॉन रेजिडेंट है वो होल्ड कर रहा है। लेकिन ये प्रोपोर्शन निकालेंगे कैसे? अब उसके लिए उन्होंने रूल्स दे रखे हैं। अब उन्होंने उसके लिए जो रूल्स दे रखे हैं, पहली चीज तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन यहां पे आ जानी चाहिए थी। लाइन मैंने थोड़ी नीचे ड्रॉ कर दी है, बट लाइन यहां पे आनी चाहिए थी। अब ये रूल में कैपिटल गेन में कैसा पता चलेगा कि नॉन रेजिडेंट यूनिट होल्डर कितने? क्योंकि नॉन रेजिडेंट यूनिट होल्डर के प्रपोर्शन का जो कैपिटल गेन होगा ना, उसी पे एग्जेम्पशन मिलेगी और लोअर रेट से टैक्स लगेगा। अब वो कैसे पता चलेगा? तो इन्होंने बोला, एक रूल बनाया, उस रूल में बोला कैपिटल गेन में क्या करने का, कैपिटल गेन ले लो मल्टीप्लाई बाय एग्रीगेट ऑफ द डेली एयूएम। एयूएम का मतलब होता है असेट अंडर मैनेजमेंट, held by non-resident unit holder from the date of acquisition till the date of transfer of capital asset, or divide by aggregate of daily AUM of specified fund from the date of acquisition till the date of transfer of capital asset। तो आप एक काम करो, जितना कैपिटल गेन हुआ उस फंड को, उसमें से एग्जेम्पशन उस प्रपोर्शन का ही होगा जितने उनके नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर है। लेकिन सर वो कैसे पता चलेगा? तो आप एक काम करो, जिस दिन वो कैपिटल असेट खरीदा था उस दिन से लेके जिस दिन कैपिटल असेट ट्रांसफर किया उस दिन तक, आप एक काम करो, जो डेली एयूएम था असेट अंडर मैनेजमेंट, उसकी टोटल करो, नॉन रेजिडेंट कितना होल्ड कर रहे हैं, और डिवाइड में टोटल करोगे, टोटल एयूएम कितना था उसकी टोटल करो, और उस प्रोपोर्शन में जो कैपिटल गेन आएगा वो कैपिटल गेन नॉन रेजिडेंट होल्ड कर रहे हैं उतना माना जाएगा, और उतने पे आपको एग्जेम्पशन या लोअर टैक्स रेट से लगेगा। लेकिन अगर इनकम हुई तो, जैसे इंटरेस्ट डिविडेंड है, तो उस केस में ये सर लोअर रेट के जो बेनिफिट है वो कैसे मिलेंगे या एग्जेम्पशन कैसे मिलेगी? तो देखो, इनकम फ्रॉम सिक्योरिटी, जैसे डिविडेंड इंटरेस्ट मिला, और पीजीबीपी फ्रॉम सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, तो उसमें तो क्या करने का, इनकम ले लो मल्टीप्लाई बाय एयूएम हेल्ड बाय नॉन रेजिडेंट यूनिट होल्डर एज ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द इनकम, और डिवाइड बाय टोटल एयूएम ऑन द डेट ऑफ द रिसिप्ट। तो बड़ा सिंपल है, अगर इनकम हुआ तो आप एक काम करो, जिस दिन इनकम हुआ उस दिन मल्टीप्लाई करो नॉन रेजिडेंट यूनिट होल्डर कितना एयूएम होल्ड करते हैं, और डिवाइड बाय एग्रीगेट एयूएम कितना है। डन, दिस इज द कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफाइड फंड। अगर इसमें कितना समझ में आया, नहीं आया, भाई देखो मेरी ड्यूटी थी, मैंने आपको पढ़ा लिया, बाकी आप अगर देख लीजिएगा एग्जाम में, आप पूछोगे बार बार, कोई पूछ रहा एग्जाम में आता है कि नहीं आता, देखो अभी तक तो नहीं आया, अभी तक तो नहीं आया, बट आगे क्या हो सकता है मुझे नहीं पता, करके मैंने आपको बता दिया जितना मेरे को आता था, मैंने आपको ट्राई किया वो चार्ट वार्ट बनाने का। अब कितना देख सकते हो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलो अब एक बात समझना, जो उसके यूनिट होल्डर रहते हैं स्पेसिफाइड फंड के, अब स्पेसिफाइड फंड है वो आईएफएससी में लोकेटेड है, अब उसके यूनिट होल्डर है वो सब बाहर रहते हैं। तो यूनिट होल्डर ने अगर वो यूनिट बेची, यूनिट होल्डर ने यूनिट बेची, या यूनिट होल्डर को कोई भी इनकम मिलेगा उस पे इंडिया में कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो एग्जेम्प्ट है। तो देखिए अगला पॉइंट में यही दे रखा है, यूनिट होल्डर ऑफ स्पेसिफाइड फंड, स्पेसिफाइड फंड के जो यूनिट होल्डर है, एनी इनकम बाय यूनिट होल्डर फ्रॉम स्पेसिफाइड फंड और द ट्रांसफर ऑफ यूनिट ऑफ स्पेसिफाइड फंड, ये पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो स्पेसिफाइड फंड के यूनिट होल्डर को जो भी इनकम मिलता है, या यूनिट होल्डर ने अपनी यूनिट बेची, तो वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा अंडर सेक्शन 1023 FBC। डन, तो ये पेज आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में अगले पेज को थोड़ी टाइम के लिए एक बार छोड़ दीजिए, उसके अगले पेज पे एक सेक्शन दे रखिए, इस पे आ जाइए आप लोग, एक सेक्शन दे रखिए, आ जाइए 1023 FE पे। ये सेक्शन क्या बोलती है पता है आपको? पता है, अगर आपको पता रहेगा तो बीच में एक वो सऊदी का प्रिंस इंडिया आया था, सऊदी का प्रिंस इंडिया आया था, उसका नाम क्या था? क्लास कब खत्म होगी? 9 बजे। एक पता है सऊदी का प्रिंस इंडिया आया था, यू नो दैट? सऊदी का ही था, सऊदी का था या कहां का था, एक प्रिंस इंडिया आया था, अगर आपको याद रहे तो, वो सलमान बिन ऐसा कुछ नाम था। अरे रुक जाओ बेटा, रुक जा बेटा, मोहम्मद बिन सलमान, या एमबीएस, एमबीएस बोलते हैं ना उसको, एमबीएस। उमर अब्दुल्ला नहीं रे बोलते उमर अब्दुल्ला इंडिया आया था, वाह। हाँ, सऊदी का जो प्रिंस है वो इंडिया आया था, अगर आपको याद रहे तो। अबू धाबी, अबू धाबी, अबू धाबी का, अबू धाबी का प्रिंस आया था इंडिया। अच्छा, शेख मोहम्मद बिन रशीद, जिसको एमबीआर ऐसा कुछ बोलते हैं, अबू धाबी, अबू धाबी का प्रिंस आया था इंडिया। अबू धाबी का प्रिंस कौन है? अबू धाबी, अबू धाबी प्रिंस,
ये शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहा, बड़ा ही भयंकर नाम है भाई। ये 2023 में, उससे पहले कौन था? इज सक्सेशन जो भी था, ये एक बार इंडिया आया था। और भाई साहब जब ये इंडिया आया ना, तो हमारे मोदी जी ने उसको घेर लिया, और मोदी जी ने उसको घेर के और उसको बोला कि इधर आ। ऐसा इधर आ ऐसा नहीं बोला होगा, मोदी जी ने बड़े प्यार से बोला होगा करके, ठीक है। मोदी जी को ये लगता है, मोदी जी को ये लगता है कि इंडिया का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया ना, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया, तो भाई साहब इंडिया डेवलप हो जाएगा, ऐसा मोदी जी को लगता है। सही भी है कहीं ना कहीं पे, कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो ऑब्वियसली चीजें ठीक होगी। जैसे नितिन गडकरी है, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले बोला कि मुझे दुबई से फोन आया है, दुबई वालों ने बोला है कि आप दुबई आओ और दुबई आके हम आपको बताते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कैसे करते हैं, ठीक है। उसको आजकल मीम चल रहा था थोड़े दिन पहले, तो नितिन गडकरी ने ऐसा बोला। तो गाइस हुआ क्या पता है तुमको? जब वो अबू धाबी वाले आए इंडिया में, तो मोदी जी ने उनको बोला कि देखो है ना, आप लोग बहुत अच्छे हो, आपके पास सब है, आपके पास पैसा ही पैसा है, आपके पास इतना पैसा है, करोगे ही क्या करके? घर में शेर पालते हो, आपने देखा होगा वो लोग घर में शेर पालते हैं। अपन लोग गरीब जो है वो घर में घर में तो कुछ पालते ही नहीं है, अगर घर में यहाँ बोलता है घर में बच्चों को पालते हैं हम, यहाँ पे वो घर में शेर पालते हैं। तो उनको बोला कि यार तुम देखो ना यार, तुम इंडिया में इन्वेस्ट करो ना, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करो ना। तो वो बोले इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट तो कर लेंगे, बट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट जब हम करेंगे तो हम ऑब्वियसली किसी ना किसी बिजनेस ट्रस्ट में इन्वेस्ट करेंगे या इन्वेस्टमेंट फंड में इन्वेस्ट करेंगे। तो हमको जो है वो अगर इनकम होगा या कैपिटल गेन होगा तो वो उसका क्या होगा? इन्होंने बोला हम एग्जेम्प्ट करा देंगे। मोदी जी ने बोला, मोदी जी है वो, मोदी जी ने एक दिन बोला कि देखो हबीबी, व्हेन यू केम टू इंडिया, व्हेन यू केम टू इंडिया, तुम इन्वेस्ट करो, गवर्नमेंट का पैसा इन्वेस्ट करो। जो अबू धाबी की गवर्नमेंट है उसको बोला तुम तुम्हारा पैसा इंडिया में लगाओ, और इंडिया में आप लगाओ ना, आपको क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा आपको क्या मिलेगा? उस इन्वेस्टमेंट पे क्या मिलेगा? आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपने मान लो डेट में डाला तो इंटरेस्ट मिलेगा, अगर आपने इक्विटी में डाला तो आपको डिविडेंड मिला, और अगर आपने कोई भी असेट खरीदी थी उसको बेचोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। थोड़े दिन तो रखोगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। ये तीनों ही हम एग्जेम्प्ट कर देते हैं, ये तीनों ही हम एग्जेम्प्ट कर देते हैं, कुछ भी टैक्स नहीं लगाएंगे। अबिदुल्ला, हम ये तीनों एग्जेम्प्ट कर देते हैं, उस पर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे करके, ठीक है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। तो ये जो एग्जेम्पशन है ये किसको दी है पता है? कुछ स्पेसिफाइड पर्सन ऐसे है, जैसे अबू धाबी वाले, उनको बोला, अबू धाबी गवर्नमेंट की जो कंपनी है उसका नाम है, दैट इज द आपका अबू धाबी जो गवर्नमेंट की कंपनी है, दैट इज द होली ऑन सब्सिडरी ऑफ द अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, एंड इट शुड बी रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई का रेजिडेंट है, एंड इट्स मेक्स द इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आउट ऑफ द फंड ओन बाय द गवर्नमेंट ऑफ अबू धाबी। अबू धाबी वालों के पास भाई साहब पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा। हमारे मोदी जी ने बोला थोड़ा ऐसे, मतलब वो चिटको ना, क्या बोलते हैं उसको करके, ठीक है, थोड़ा ऐसे ही पानी चिटक दो ना, ऐसे ही चिटक दो हम पे करके, ठीक है, हम पे चिटक दो ना, तुम टेंशन मत लो, हम पे चिटको और हम पे पैसा चिटको, हम उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में डालेंगे, और तुमको जो इंटरेस्ट मिलेगा हबीबी एग्जेम्प्ट है, तुमको डिविडेंड मिलेगा एग्जेम्प्ट है, तुमको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ एग्जेम्प्ट है करके, ठीक है, एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट, बस कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड कर लो। और कहां कहां इन्वेस्टमेंट करना है वो हम आपको बता देते हैं, वहां वहां इन्वेस्टमेंट कर लो, आपको जो मिलेगा वो एग्जेम्प्ट है। तो ये एग्जेम्पशन लाई है। कुल मिला के अभी के लिए आप ये समझो कि अबू धाबी है, या फिर फॉरेन के जो सोवरेन फंड होते हैं, फॉरेन के सोवरेन फंड मतलब जो गवर्नमेंट के फंड होते हैं, जो गवर्नमेंट के, फॉरेन की गवर्नमेंट के फंड होते हैं, फॉरेन के पेंशन फंड होते हैं। तो जो फॉरेन के पेंशन फंड, मतलब मान लो कनाडा का कोई फंड है, कनाडा गवर्नमेंट का पेंशन फंड है, और वो कनाडा गवर्नमेंट है, वो अगर इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा डालेगी तो उनको भी ये एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो देखिए भैया मजा आ जाएगा। देखिए क्या बोला मोदी जी ने, क्या इनको क्या बेनिफिट दिया करके अबू धाबी वालों को। देखो एक सेक्शन डाली 1023 FE करके, और ये एग्जेम्पशन क्या बोलती है? एग्जेम्पशन ऑफ इनकम ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। इंडिया में पैसा डालो, कहां डालना है? देखो इनकम कौन सी है, पहले तो इनको डिविडेंड मिलता है अबू धाबी वालों को,
या इंटरेस्ट मिलता है तो डिविडेंड या इंटरेस्ट, या एनी सम रेफर्ड अंडर सेक्शन 56(2)(12). ये 56(2)(12) है, ये क्या होता है कि बिजनेस ट्रस्ट से अगर कोई भी ऐसी चीज मिलती है जो इंटरेस्ट नहीं है, डिविडेंड नहीं है, कुछ और ही मिलता है, तो वो भी टैक्सेबल होता है, वो भी एग्जेम्प्ट है यहां। या फिर इनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। देखो क्या बोला इन्होंने कि डिविडेंड मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, या इसको छोड़ दीजिए आप, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। वेदर और नॉट सच कैपिटल गेन डीम्ड अंडर सेक्शन STCG अंडर सेक्शन 50AA। भले वो 50AA में क्या होता है पता है, एक सेक्शन होती है 50AA, उसमें क्या होता है, हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, बट उस पर भी बेनिफिट ये मिल जाएगा अगर वो लॉन्ग टर्म उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग ज्यादा है। तो देखिए मैंने क्या बोला, अगर इनको डिविडेंड मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, या LTCG होता है, किस पे, फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट मेड इन इंडिया इन द फॉर्म ऑफ द डेट और शेयर कैपिटल, डेट और शेयर कैपिटल और यूनिट, इफ द इन्वेस्टमेंट, यहां पे दो कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है। पहली कंडीशन, इन्वेस्टमेंट करना है 1 अप्रैल 2020 से लेके और 31 मार्च 2030 के बीच। कुल मिला के इनको 10 साल का टाइम दिया, 10 साल ही बोलेंगे इसको, 10 साल का टाइम दिया है। इस 10 साल में इन्वेस्टमेंट करो। लास्ट ईयर तक यहां पे 2025 था, मोदी जी ने इसको बढ़ा दिया, बोला 5 साल और इनको लालच दो, बोला इस पीरियड में इन्वेस्टमेंट करो, इस पीरियड में इन्वेस्टमेंट करो। और दूसरी कंडीशन यह है कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट 3 साल तक रखना पड़ेगा। आपको अपना इन्वेस्टमेंट है वो एटलीस्ट 3 साल तक रखना पड़ेगा। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो उनको जो भी डिविडेंड मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा या LTCG मिलेगा, वो आपके लिए एग्जेम्प्ट है, वो आपके लिए एग्जेम्प्ट है। मतलब इन डिविडेंड, इंटरेस्ट और LTCG वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन गाइस यहां पे इनको इन्वेस्टमेंट करना कहां है वो तो बताओ सर। ये जो अबू धाबी वाले जो लोग हैं, अभी मैं बार बार अबू धाबी बोल रहा हूं, ये अबू धाबी वालों को इन्वेस्टमेंट करना कहां है? अबू धाबी की गवर्नमेंट पैसा कहां डालेगी? मोदी जी चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, बट व्हाट डू यू मीन बाय इंफ्रास्ट्रक्चर? तो मोदी जी ने बोला कहां इन्वेस्टमेंट करना है। देखो उनको बोला कि ये 5 जगह है, यहां इन्वेस्ट करो। कहां कहां पे? पहला, मोदी जी ने उनको बोला तुम बिजनेस ट्रस्ट में पैसा डालो। और बिजनेस ट्रस्ट कौन सा? इनविट वाला, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, वो वाला नहीं। इंफ्रा वो आपका एक तो रीट होता था, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, क्योंकि इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा आना चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में पैसा डालो, बिजनेस ट्रस्ट में। या फिर एक काम करो, किसी ऐसी एंटिटी में इन्वेस्ट करो, एंटिटी कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ डेवलपिंग और ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग, और डेवलपिंग, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग एनी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इन इंडिया। या फिर आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करो जो कंपनी इंडिया में या तो डेवलपमेंट का काम करती है इंफ्रास्ट्रक्चर में, या फिर ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग का काम करती है, या डेवलपिंग, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग का काम करती है। कुल मिला के अंबानी अदानी में पैसा डालो, अंबानी अदानी में पैसा डालो। कुल मिला के आप एक काम करो, अंबानी अदानी में पैसा डालो। क्योंकि एक बात बताओ, आज की डेट में इंडिया का सबसे बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्लेयर है वो कौन है? अदानी। जितने पोर्ट है, जितने एयरपोर्ट है, बहुत सारे मैक्सिमम, जैसे मुंबई पोर्ट इज नाउ अदानी पोर्ट करके, अदानी एयरपोर्ट। मुंबई का एयरपोर्ट है वो पहले जीवीके मैनेज करता था, नाउ इट इज अदानी। अहमदाबाद का अदानी करके, ठीक है। बहुत सारे एयरपोर्ट है वो अदानी मैनेज करता है। अब नवी मुंबई का जो एयरपोर्ट बना है बड़ा वाला, जिसमें मोदी जी ने अभी फ्लाइट उड़ाया था, अदानी करके, ठीक है। तो कुल मिला के या तो पैसा कहां डालना है उसको, किसको? अबू धाबी वाले गवर्नमेंट को पैसा किस में डालना है? किसी इन्विट में डालो, बिजनेस ट्रस्ट में, या किसी ऐसी एंटिटी में डालो ना जो डेवलपिंग और डेवलपिंग करती है इंफ्रास्ट्रक्चर का, या ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, या डेवलपिंग, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर करती है, उसमें पैसा डालो। अदानी अंबानी वाली कंपनियों में पैसा डालो। या फिर एक काम करो आप, Cat 1 and Cat 2 of the alternate investment fund regular under the SEBI regulation 2012 and having minimum 50% investment in one or more of entity referred in the item number B or item number D or item number E और इन एन बिजनेस ट्रस्ट ओनली इनविट। अब एक काम करो, आप अगर इधर पैसा नहीं डाल रहे हो, बिजनेस ट्रस्ट में नहीं डाल रहे हो, या फिर आप किसी ऐसी कंपनी में डायरेक्टली अदानी में नहीं डालना चाहते, तो एक काम करो ना, आप किसी इन्वेस्टमेंट फंड में डाल दो। और वो फंड क्या कर रहा है? मिनिमम 50% पैसा जो है वो इसमें डाल रहा है। मिनिमम 50% पैसा है वो तो बिजनेस ट्रस्ट में डाल रहा है, इसमें डाल रहा है या इसमें डाल रहा है करके, ठीक है। कुल मिला के वो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में कर रहा है, उस इन्वेस्टमेंट फंड में डाल दो। या फिर चौथा क्या बोलता है?
किसी डोमेस्टिक कंपनी में डालो। कौन सी डोमेस्टिक कंपनी? जो सेटअप एंड रजिस्टर्ड हुई है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2021, हैविंग मिनिमम 75% इन्वेस्टमेंट इन वन और मोर ऑफ एंटिटी रेफर्ड इन द बी। कोई ऐसी कंपनी में पैसा डालो जो 1 अप्रैल 2021 के बाद रजिस्टर्ड हुई है, उसका 75% इन्वेस्टमेंट किसमें है? अदानी में है। 75% इन्वेस्टमेंट है वो किसमें है? अदानी में है। तो आप एक काम करो, ऐसी कंपनी में डालो जो कंपनी का 75% इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में है करके, ठीक है। और लास्ट वाला, किसी ऐसी एनबीएफसी में पैसा डालो जो कि एज अ रजिस्टर्ड है एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी एज पर द आरबीआई नोटिफिकेशन और इन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, और एनबीएफसी एज रेफर्ड इन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, एनबीएफसी रिजर्व बैंक डायरेक्शन 2011 इशूड बाय द आरबीआई एंड हैविंग मिनिमम 90% लेंडिंग टू वन और मोर ऑफ एंटिटी रेफर्ड इन द बी। मतलब ऐसी किसी एनबीएफसी में पैसा डालो जो एनबीएफसी 90% या उससे ज्यादा का लेंडिंग अल्टीमेटली अदानी अंबानी को करती है। तो कुल मिला के आप यहां इन्वेस्टमेंट करो और यहां इन्वेस्टमेंट से आपको जो भी इंटरेस्ट मिला एग्जेम्प्ट है, डिविडेंड मिला एग्जेम्प्ट है, आपको एलटीसीजी हुआ एग्जेम्प्ट है। कंडीशन क्या है? वो 10 साल के अंदर अंदर आपका इन्वेस्टमेंट करना है और बेटा इन्वेस्टमेंट को एटलीस्ट 3 साल तक आपको रखना है। अब इन्वेस्टमेंट कहां करना है? या तो बिजनेस ट्रस्ट में डालो जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, या किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दो जो कंपनी जो है वो इंडिया में डेवलपिंग ऑपरेटिंग मेंटेनिंग और डेवलपिंग ऑपरेटिंग मेंटेनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का काम करती है, या किसी इन्वेस्टमेंट फंड में डालो और वो इन्वेस्टमेंट फंड है एटलीस्ट 50% या ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियों में डाल रहा है, या किसी डोमेस्टिक कंपनी में डालो और डोमेस्टिक कंपनी 75% का इन्वेस्टमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में कर रही है, या किसी एनबीएफसी में डालो और वो एनबीएफसी है वो 90% या उससे ज्यादा का लैंडिंग है वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को कर रही है। तो कुल मिला के उनमें आपको इन्वेस्ट करना है। तो अबू धाबी वालों को क्या बोला? इनमें आपको इन्वेस्ट करना है। तो आपको जो इंटरेस्ट मिला वो एग्जेम्प्ट है, डिविडेंड मिला वो एग्जेम्प्ट है, एलटीसीजी मिला वो एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन ये एग्जेम्पशन किन किन को मिलती है? सर ये जो एग्जेम्पशन आप बार बार अबू धाबी बोल रहे हो, क्या अबू धाबी वालों को ही मिलती है? आंसर इज नो। ये एग्जेम्पशन किन किन लोगों को मिलती है समझने की कोशिश करना। एक तो यहां स्पेसिफाइड पर्सन कौन है, किन किन को ये एग्जेम्पशन मिलेगी। एक तो जो अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का सब्सिडरी कंपनी है उसको, और इट शुड बी अ रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड इट्स मेक्स द इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आउट ऑफ द फंड ओन बाय द गवर्नमेंट ऑफ अबू धाबी। तो गवर्नमेंट ऑफ अबू धाबी का पैसा है वो अगर आ रहा है वो। दूसरा क्या होता है? सोवरेन वेल्थ फंड। ये सोवरेन वेल्थ फंड क्या होते हैं कि फॉरेन गवर्नमेंट के वेल्थ फंड होते हैं। तो फॉरेन गवर्नमेंट के जो वेल्थ फंड है उसको बोलते हैं सोवरेन वेल्थ फंड। अब इसमें बहुत सारी कंडीशन दे रखी है, आपको देखने की जरूरत नहीं है। सोवरेन वेल्थ फंड। तीसरा क्या है? पेंशन फंड, जो कि फॉरेन कंट्री के पेंशन फंड है। जैसे एक बात बताओ, इंडिया में पता है नेशनल पेंशन स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम जिसको अपन बोलते हैं, न्यू पेंशन स्कीम बोलते हैं। वैसे फॉरेन गवर्नमेंट की भी तो पेंशन फंड होते होंगे। तो फॉरेन गवर्नमेंट के जो पेंशन फंड है वो अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो उनको भी ये बेनिफिट मिल जाएगा करके, ठीक है, उनको भी ये बेनिफिट मिल जाएगा। एंड गाइस उसके बाद में इन्होंने जो है पेंशन फंड के बाद इस बार इन्होंने एक और चीज डाली है, क्या? पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, PIF ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट का जो PIF है और इट्स होली ओन सब्सिडरी प्रोवाइडेड इट इज अ सऊदी रेजिडेंट एंड इन्वेस्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आउट ऑफ द फंड ओन बाय द गवर्नमेंट। तो गाइस अबू धाबी वालों को तो था ही था, अब इन्होंने सऊदी वालों को अलग से और एग्जेम्पशन दिया है। तो सऊदी वाले चाहे तो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दैट इज द पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द सऊदी अरेबिया। तो अब एक बात समझना, इससे रिलेटेड ये कुछ कंडीशंस वगैरह दे रखी है, उतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको यह ध्यान रखना है कि इसमें देखो इन्वेस्टमेंट किसको करना है। तो इन्वेस्टमेंट करना है या तो तुम्हारी जो अबू धाबी गवर्नमेंट का पैसा है वो लेके आ रही है अबू धाबी की जो इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, या फिर फॉरेन की गवर्नमेंट का कोई सोवरेन वेल्थ फंड है, या फॉरेन की गवर्नमेंट का कोई पेंशन फंड है, या फिर तुम्हारा पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द सऊदी अरेबिया। तो गाइस वो लोग अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में उनको एग्जेम्पशन मिलेगी। एग्जेम्पशन 3 चीजों पे मिलेगी। किस किस पे? एक तो आपका इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है, एक डिविडेंड एग्जेम्प्ट है और एक एलटीसीजी एग्जेम्प्ट है। बट उसमें 2 कंडीशन है। इन्वेस्टमेंट ये 10 साल में होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट को एटलीस्ट 3 साल तक आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। डन 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 डन। पैसा उन्हीं के पास बहुत है तो उनको बोला इन्वेस्ट करो, हम आपको एग्जेम्पशन दे देंगे। फॉरेन फंडिंग आएगा कहां पे? इंफ्रास्ट्रक्चर में मजा आएगा, अदानी का शेयर बढ़ेगा क्योंकि अदानी के पास पैसा आएगा। डन 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 डन। हबीबी हबीबी
तो हबीबी दिल दे दो, दिल, हबीबी दिल, दिल का मतलब क्या हुआ पता है? दिल। देखो दिल एग्जेम्प्ट है, हबीबी दिल, दिल एग्जेम्प्ट है। दिल का मतलब क्या होता है? डी का मतलब, डी का मतलब डिविडेंड, आई का मतलब इंटरेस्ट और एल का मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओ भाई साहब, देखो क्या बोला, हबीबी आ जाओ और यहां पे आके दिल दो, दिल दो, दिल 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 एग्जेम्प्ट है। दिल अगर दिया तो एग्जेम्प्ट है। दिल में क्या क्या? डी का मतलब डिविडेंड, आई का मतलब इंटरेस्ट और एल का मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये एग्जेम्प्ट। डन। चलो, ओ दिल इज एग्जेम्प्ट। किस किसने? फॉरेन का, अबू धाबी का जो इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है वो, या फिर फॉरेन का पेंशन फंड, या फॉरेन का सोवरेन वेल्थ फंड करके, ठीक है, सोवरेन वेल्थ फंड, एंड आपका एक लास्ट वाला पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया। अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको ये एग्जेम्पशन मिल जाए। डन। अब एक बात समझना गाइस, इसके बाद आप पेज नंबर 377 पे यहां से लेके और यहां तक जो दे रखा है, आपको मैं बोल रहा हूं, आपकी मर्जी हो, रीड करना है तो कर लेना, नहीं तो तुम्हारी मर्जी करके, ठीक है, इट्स योर चॉइस, योर चॉइस टू रीड। नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, योर चॉइस टू रीड। अब ये है क्या, मैं आपको उसका एक एसेंस बता देता हूं कि ये है क्या करके, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूं ये है क्या। यहां से लेके ये ओरिजिनल फंड, यहां पे ओरिजिनल फंड दे रखा है, उसके बाद यहां पे कुछ दे रखा है रीलोकेशन ऑफ फंड, उसके बाद क्या है रिजल्टेंट फंड, ये क्या है मैं आपको एक बार बता देता हूं। बट ये जो 2 पेज है ना, आपको लगता है पढ़ने का तो पढ़ लेना, नहीं पढ़ोगे तो भी चल जाएगा करके, ठीक है। एक बात बताओ ये क्या है, वो मैं आपको बता देता हूं गाइस। ये जितने फॉरेन के फंड है ना, फॉरेन के फंड मतलब जो फॉरेन में इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, हमारे मोदी जी उनको क्या बोल रहे हैं पता है? मोदी जी क्या बोल रहे हैं? मोदी जी बोल रहे हैं कि देखो तुम फॉरेन के फंड हो ना, तुम कहां रजिस्टर्ड हो? कहीं 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 फॉरेन कंट्रियों में रजिस्टर्ड हो, बरमूडा में रजिस्टर्ड हो, कोई फॉरेन फंड है कहीं और रजिस्टर्ड है। उनको बोला कि तुम अपने को रीलोकेट करो और आईएफएससी में आओ ना हवेली पे करके, ठीक है। मोदी जी की हवेली आईएफएससी। मोदी जी ने उनको क्या बोला पता है? फंड वालों को, जो फंड है, जो फॉरेन के फंड है, जो फॉरेन में रह के और लोगों का पैसा मैनेज करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको बोला आओ ना, आओ राजा, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, मूड बनाओ ताजा ताजा। कहां पे? आईएफएससी में। तो आईएफएससी में जब आओगे तो तुम क्या करोगे? तुम्हारा जो फंड रहेगा वो पहले तो तुम्हारा फंड नॉन रेजिडेंट था, अब वो फंड आईएफएससी में आ जाएगा तो उसको तो कैपिटल गेन वगैरह लगेगा या नहीं लगेगा? तो उससे रिलेटेड उन्होंने एग्जेम्पशन दे रखी है, उससे रिलेटेड उन्होंने एग्जेम्पशन दे रखी है। तो भैया ओरिजिनल फंड मतलब जो पुराना फंड था। अब एक बात समझना, वो फंड जब इंडिया में आएगा तो उसको बोला जाएगा दैट इज द रिजल्टेंट फंड, जो नया फंड बनेगा। एंड गाइस उसका रीलोकेशन हो रहा है, क्या हो रहा है? उसका रीलोकेशन हो रहा है। और इन्होंने बोला है 31 मार्च 2030 तक का टाइम दिया है, तब तक आप इंडिया में रीलोकेट करो, हम आपको कोई कैपिटल गेन वगैरह नहीं लगाएंगे जब आप रीलोकेशन कर रहे हो। जब आप रीलोकेशन कर रहे हो तब तक हम आपको कैपिटल गेन वगैरह नहीं लगाएंगे। और भैया अब एक बात बताओ, जो नया फंड बना, वो नया फंड अगर कल उठ के सिक्योरिटी को बेचेगा तो कॉस्ट किसका लेंगे? प्रीवियस फंड का। अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लेंगे? प्रीवियस फंड से। तो गाइस यहां पे वही दे रखा है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसा लेंगे? तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट फॉर द रिजल्टेंट फंड, न्यू फंड, शुड बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ओरिजिनल फंड। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लेंगे? ओरिजिनल फंड से लेंगे। तो गाइस एक बात बताऊं, इसको आपको रीड करना है तो कर लेना, नहीं करोगे तो चलेगा। एग्जाम में उस लेवल का, उस डेप्थ का ना तो एग्जामिनर को समझ में आता है, बनाने वाले को, पेपर बनाने वाले को। तो भैया आप इसको एक बार के लिए इसको आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज अ वेरी सिंपल वाला पार्ट है, इस आप यही समझिए इसको करके, ठीक है, कि भाई कुछ फॉरेन का फंड था, जो फॉरेन में था, इन्होंने बोला आईएफएससी में आओ, आओ राजा, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, मूड बनाओ ताजा ताजा, आईएफएससी में करके, ठीक है। तो भैया हम आपको क्या करेंगे? एग्जेम्पशन दे देंगे, कैपिटल गेन वगैरह आपका नहीं लगेगा, उससे रिलेटेड कुछ कंडीशंस वगैरह है वो आपको दे रखी है करके, ठीक है। डन। अब एक बात समझना, एक पेज और बच गया, एक पेज और बच गया, और ये भी है राजा वाला ही, आओ राजा। ये जो एग्जेम्पशन यहां पे और कुछ दे रखी है, ये एग्जेम्पशन भी है किसको? आईएफएससी में लोकेटेड लोगों को। अब ये आईएफएससी में आप क्या करते हो, आपको आईएफएससी से कौन सी इनकम होती है, वो एग्जेम्प्ट है। ये सब जो है वो मोदी जी वाली है, मोदी जी की हवेली वाली। मोदी जी की हवेली कौन सी है? आईएफएससी। अब एक बात समझना, इन्होंने, मोदी जी ने और कुछ एग्जेम्पशन दिया, किसको?
एक नॉन रेजिडेंट है और उसको 10(4)(e) में एक एग्जेम्पशन दिया। कौन सा? नॉन रेजिडेंट को 10(4)(e) में एग्जेम्पशन दिया। कौन सा एग्जेम्पशन है? पहला, नॉन रेजिडेंट है, अगर उसको एनी इनकम अक्रूड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट और ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑन द ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट और ओवर द काउंटर डेरिवेटिव entered into the OBU का मतलब ऑफशोर बैंकिंग यूनिट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ऑफ द IFSC। तो बाबू एक नॉन रेजिडेंट है, और नॉन रेजिडेंट ने क्या किया पता है? एक नॉन रेजिडेंट है, उसने अगर उसको इनकम होती है, और इनकम कहां से होती है? ट्रांसफर ऑफ द नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। आप बाबू लोग नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? तो यहां पे इन्होंने डेफिनेशन दे रखी है कि नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मींस कॉन्ट्रैक्ट फॉर द डिफरेंस बिटवीन द एक्सचेंज रेट अग्रीड बिफोर एन एक्चुअल स्पॉट रेट ऑफ द मैच्योरिटी। ये आपको शायद समझ में आएगा AFM वाले कॉन्सेप्ट में कि नॉन डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं या ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट किसको बोलते हैं। तो कुल मिला के एक बात समझना, यहां पे क्या है कि एक अगर नॉन रेजिडेंट है, उसको इनकम होती है, इनकम किससे होती है? नॉन डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट वो उसने ट्रांसफर किया या कोई इंस्ट्रूमेंट से, या फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑन ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट और ओवर द काउंटर डेरिवेटिव से, एंड गाइस वो एंटर किया है उसने ऑफशोर बैंकिंग यूनिट के साथ में। ऑफशोर बैंकिंग यूनिट मतलब फॉरेन की बैंक का इंडिया में जो IFSC में यूनिट है उसके साथ में, जैसे सिटी बैंक का जो IFSC वाला ब्रांच है उसके साथ में, या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के साथ में इन द IFSC, तो उससे कोई इनकम हुआ वो एग्जेम्प्ट है। अब इसको कोई याद रहने वाला आपको है नहीं करके, ठीक है। उसके बाद में गाइस एक और चीज समझना कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट ने क्या किया पता है? सेक्शन 10(4)(f) का एग्जेम्पशन क्या बोलता है कि नॉन रेजिडेंट को कोई रॉयल्टी मिलता है या इंटरेस्ट मिलता है ऑन अकाउंट ऑफ द लीज ऑफ द एयरक्राफ्ट और शिप इन द प्रीवियस ईयर। अब गाइस एक बात बताऊं, इसमें होता क्या है कि जितनी फॉरेन की जो एयरक्राफ्ट कंपनीज है उनको इंडिया में मोदी जी ने बुलाया है कि तुम IFSC में आ जाओ, तुम IFSC में आओ करके, ठीक है, तुम IFSC में आओ, या फिर IFSC में कोई कंपनी है उसको आप लोग अपने एयरक्राफ्ट वगैरह लीज पे दे दो। जैसे एग्जांपल के लिए एक बात बताऊं, इसको बहुत ज्यादा प्रमोट करना चाहते हैं मोदी जी, दैट इज IFSC एयरक्राफ्ट लीजिंग। एयरक्राफ्ट लीजिंग आप अगर गूगल पे करोगे ना तो एयरक्राफ्ट लीजिंग है वो IFSC में है। अब एक बात समझता, IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर एयरक्राफ्ट लीजिंग रेफर टू द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन इंडिया इन द IFSC एट अ गिफ्ट सिटी designated that is designed to attract aircraft leasing company by offering a favorable environment with the tax incentive, एक्सेस टू द ग्लोबल मार्केट एंड डेडिकेटेड रेगुलेटरी बॉडी वगैरह। इन्होंने यहां पे इन्होंने कुछ ऐसी चीजें हैं वो बोलिए यहां पे एयरक्राफ्ट लीजिंग एज वेल एज द शिपिंग लीजिंग से रिलेटेड, शिप लीजिंग से रिलेटेड IFSC में भी इन्होंने बहुत सारे जो है वो बेनिफिट दिए हैं। शिप लीजिंग का फ्रेमवर्क क्या है वो जब आप जाके पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा, या यहाँ PWC वगैरह का जो है वो PWC का भी यहाँ पे आर्टिकल दिखता है। अब एक बात समझना, हुआ क्या गाइस, बड़ा सिंपल है कि फॉरेन की एक कंपनी है जिसका नाम है बोइंग। बोइंग क्या है? जो एयरक्राफ्ट बनाती है। अब बोइंग ने क्या किया कि मान लो IFSC में लोकेटेड एक यूनिट है, उसको लीज पे दे दिए एयरक्राफ्ट। किसको? IFSC में लोकेटेड यूनिट को लीज पे एयरक्राफ्ट दिए। तो जो बोइंग है वो बोइंग को जो रेंट मिलेगा, ये लोग है ना रेंट नहीं बोलते, ये लोग क्या बोलते हैं? रॉयल्टी बोलते हैं, या उसको इंटरेस्ट बोलते हैं। रॉयल्टी इंटरेस्ट बोलते हैं, इट इज लाइक अ रेंट ओनली। तो उसको जो रॉयल्टी मिलेगी किसको? बोइंग को, तो वो पूरी एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो जैसे उन्होंने क्या किया, एक नॉन रेजिडेंट है, उन्होंने शिप या एयरक्राफ्ट है वो लीज पे दिया। किसको? किसी यूनिट को जो कि IFSC में लोकेटेड है। तो बेटा उसको जो रेंट मिलेगा, किसको? नॉन रेजिडेंट को जो रेंट मिलेगा वो शिप या एयरक्राफ्ट है वो रेंट उसके हाथ में पूरा एग्जेम्प्ट है। तो देखिए क्या दे रखा है, रॉयल्टी और इंटरेस्ट on account of lease of an aircraft or ship in the previous year paid by unit of IFSC if the unit has commenced its operation on or before the 31st March 2030 तक का टाइम दिया है कि यूनिट जो है वो लगाएंगे कहां? IFSC में। तो बड़ा सिंपल सा चीज है कि इंडिया के IFSC जो आओ राजा मोदी जी का जो हवेली है वहां पे अगर आपने कोई यूनिट लगाया और वो यूनिट ने क्या किया, किसी नॉन रेजिडेंट से शिप या एयरक्राफ्ट भाड़े पे लिया, और बेटा वो शिप और एयरक्राफ्ट का जो रेंट दे रहे, इसको रेंट को ये लोग रॉयल्टी इंटरेस्ट बोलते हैं। तो रॉयल्टी इंटरेस्ट दे रहे वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा इन हैंड्स ऑफ द नॉन रेजिडेंट। भले उसने शिप है या एयरक्राफ्ट है वो रेंट पे दिए है इंडिया वालों को, ठीक है। चलिए अब एक और चीज समझना गाइस, उसके बाद में यहां पे एक दो पॉइंट और है जो अपन पढ़ लेते हैं।
कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है और वो नॉन रेजिडेंट को इनकम होती है किससे, 10(4)(g) का एग्जेम्पशन, एनी इनकम, नॉन रेजिडेंट को इनकम हुई किससे, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट और अ फंड मैनेज्ड और एडमिनिस्टर्ड बाय द पोर्टफोलियो मैनेजर ऑन बिहाफ ऑफ सच नॉन रेजिडेंट। अगर कोई नॉन रेजिडेंट है और उस नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे इंडिया में अगर कोई भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का उसके लिए सर्विस दे रहा है और उस नॉन रेजिडेंट को उससे इनकम होती है, ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन, आई एम रीडिंग, एनी इनकम रिसीव्ड फ्रॉम portfolio of the security or financial product or fund managed or administered by the portfolio manager on behalf of such non-resident or such activity carried out by such person as may be notified by central government on accounts of maintained with the OBU in the IFSC to the extent such income accrue or arise outside India and not deemed to be accrued or arise in India। तो ये क्या है, एक नॉन रेजिडेंट ने क्या किया, अपने लिए एक पोर्टफोलियो मैनेजर रखा और वो पोर्टफोलियो मैनेजर क्या करता है, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट के साथ इन्वेस्टमेंट अकाउंट रखता है। मतलब आईएफएससी में लोकेटेड जो फॉरेन की बैंक है, जैसे जेपी मॉर्गन है, जेपी मॉर्गन का एक इन्वेस्टमेंट डिवीजन है, वो कहां है, आईएफएससी में, और उसके साथ में वो अपना अकाउंट रखता है और वहां वो पोर्टफोलियो मैनेजर है, वो फॉरेन की सिक्योरिटी वगैरह में ट्रेड करता है और उससे जो इनकम लेके और उस नॉन रेजिडेंट को दे देता है, तो नॉन रेजिडेंट के हाथ में एग्जेम्प्ट है। तो यहां पे क्या दे रखा है, नॉन रेजिडेंट को इनकम हो रहा है पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटी फाइनेंशियल प्रोडक्ट ऑफ फंड मैनेज बाय द पोर्टफोलियो मैनेजर, और पोर्टफोलियो मैनेजर एक्टिविटी कर रहा है कहां पे, आईएफएससी में, और उसने ओबीयू के साथ में अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना रखा है करके। ठीक है, अब देखो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या बोलता है, अगर कोई नॉन रेजिडेंट है और यूनिट ऑफ आईएफएससी एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लीजिंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट और शिप। मतलब एक बात बताओ, आईएफएससी में अगर कोई यूनिट है जो शिप के लीजिंग के बिजनेस में, जैसे एक तो नॉन रेजिडेंट बोइंग है, बोइंग ने शिप या एयरक्राफ्ट है वो अगर आईएफएससी की यूनिट को दे दिए, तो आईएफएससी की यूनिट जो है वो जो रेंट देगी उसको, वो उसके लिए एग्जेम्प्ट है। अब दूसरा पॉइंट क्या बोलता है पता है, कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट और यूनिट ऑफ द आईएफएससी एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लीजिंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट और शिप, अब देखो इनको क्या होता है, कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ डोमेस्टिक कंपनी दैट इज यूनिट ऑफ एन आईएफएससी engaged primarily in the business of lease of an aircraft or ship which has commenced the operation till 31st March 2013। तो गाइस यहां पे हुआ क्या पता है तुमको, यहां पे ये पॉइंट ये बोलता है कि अगर मान लो एक कंपनी है जो कि लीजिंग के बिजनेस में है और दूसरी कंपनी है वो भी लीजिंग के बिजनेस में है, और गाइज उसने अगर उसके कंपनी और दोनों आईएफएससी में, और उसके अगर इक्विटी शेयर ट्रांसफर करने पे उसको कोई कैपिटल गेन हुआ तो वो एग्जेम्प्ट है, उस पे टैक्स नहीं लगेगा। अगेन आई एम रीडिंग, देखो अगर कोई नॉन रेजिडेंट है या फिर कोई यूनिट ऑफ आईएफएससी एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लीजिंग ऑफ एयरक्राफ्ट एंड शिप, तो एयरक्राफ्ट शिपिंग के लीजिंग के बिजनेस में कोई आईएफएससी में यूनिट है, अब वो क्या करती है, उसको कैपिटल गेन होता है, किस लिए, ट्रांसफर अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ कोई डोमेस्टिक कंपनी जो कि यूनिट है आईएफएससी में, जो एंगेज प्राइमरीली इन द बिजनेस ऑफ लीजिंग ऑफ एयरक्राफ्ट और शिप विच हैज कमेंस ऑपरेशन टिल 31st मार्च 2030। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे देखो आईएफएससी में दो यूनिट है, दो कंपनियां हैं, दोनों का काम लीजिंग है। अब एक बात समझना, एक के पास दूसरे के शेयर है और वो शेयर बेचने पे जो कैपिटल गेन हुआ उस पे टैक्स नहीं लगेगा, बट उससे रिलेटेड कुछ कंडीशन है, इस कंडीशन को आप छोड़ दीजिए। अब गाइस लास्ट पॉइंट है जो आपको ध्यान देना है, उससे ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस हो गया करके, ठीक है। लास्ट पॉइंट है वो आपको ध्यान देना है, बस उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाएंगे, हो गया करके, ठीक है। तो देखिए एक सेक्शन होती है 1034B, वो क्या बोलती है, यूनिट ऑफ आईएफएससी एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लीजिंग ऑफ ए शिप एंड एयरक्राफ्ट। अगर मान लो एक यूनिट है जो आईएफएससी में लोकेटेड है, वो लीजिंग ऑफ शिप और एयरक्राफ्ट के बिजनेस में है और उसको डिविडेंड मिलता है फ्रॉम अ कंपनी बीइंग द यूनिट ऑफ आईएफएससी प्राइमरीली एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लीजिंग ऑफ एयरक्राफ्ट एंड शिप। तो ये सेम वाली बात हो गई। ऊपर वाले में क्या था कि अगर मान लो एक यूनिट है जो शिप और एयरक्राफ्ट के लीजिंग के काम में थी और दूसरी कंपनी भी ऐसा ही काम कर रही थी, उसके अगर इक्विटी शेयर बेचे तो कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट है, और दूसरा क्या बोलता है कि उससे अगर डिविडेंड मिला तो वो एग्जेम्प्ट है। तो यहां पे एक कंपनी है जो लीजिंग ऑफ एयरक्राफ्ट शिप के बिजनेस में, और दूसरी कंपनी भी वही काम कर रही है, और दूसरी वाली से अगर मान लो इनको कोई डिविडेंड मिला तो वो एग्जेम्प्ट है। बस लास्ट दो पॉइंट और उसके बाद आपको छोड़ दिया कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है और नॉन रेजिडेंट ने बाबू किसी भी पर्सन को आईएफएससी में लोकेटेड यूनिट है उसको लोन दिया, तो लोन पे जो इंटरेस्ट नॉन रेजिडेंट को मिलेगा वो पूरा एग्जेम्प्ट है।
इंटरेस्ट नॉन रेजिडेंट को मिलेगा, वो पूरा एग्जेम्प्ट है। तो देखिए क्या दे रखा है, एक नॉन रेजिडेंट है और नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट पेबल बाय द यूनिट लोकेटेड इन आईएफएससी इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी बोरोड बाय इट ऑन और आफ्टर 1 सितंबर 2019 पूरा एग्जेम्प्ट है। तो नॉन रेजिडेंट अगर मान लो आईएफएससी में लोकेटेड किसी भी यूनिट को लोन दिया और वो लोन पे इंटरेस्ट जो मिलेगा उसको पूरा एग्जेम्प्ट। एंड लास्ट पॉइंट है जो आपको समझ में आ जाएगा, 1015B करके एक सेक्शन है, वो ये बोलती है कि जो फॉरेन कंपनी है, any income from lease rental of the cruise ship received from the foreign company which operates cruise ship in India pay tax as per section 44 BBC। आपको पता है मैंने आपको एक पीजीबीपी में बताया था कि अब इंडिया में फॉरेन कंपनी जो है वो फॉरेन कंपनीज क्या कर सकती है, क्रूज का बिजनेस कर सकती है। क्रूज जाता था इंडिया से लेके बाहर और वहां पे प्रिजम्पटिव बेसिस पे इनकम निकालते थे, आई थिंक 20% ऑफ द रेंट था। अब एक बात बताओ, इस फॉरेन कंपनी ने वो क्रूज किसी से भाड़े पे लिया, एक फॉरेन कंपनी ने क्रूज किसी दूसरी फॉरेन कंपनी से भाड़े पे लिया, तो जो दूसरी कंपनी को भाड़ा दे रहे हैं ना, रेंट दे रहे हैं, वो रेंट पूरा एग्जेम्प्ट है, उस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर ये फॉरेन कंपनी जो है वो 44 बीबीसी में टैक्स भर देती है तो बस उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं करके, ठीक है, उससे ज्यादा और सर नहीं सर, और सर नहीं सर, और सर नहीं सर, ठीक है, बस हो गया सर, इससे ज्यादा नहीं, बस हो गया करके, ठीक है, बस हो गया। तो गाइस एक बात बताऊं, मैं रिवाइज भी नहीं कर रहा था, अब तो छोड़ो करके, ठीक है। सो दिस पार्ट में आपको आज मैंने जो एग्जामिनेशन वाला पार्ट बताया ना, देखो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव आप लास्ट के 5 पेपर निकाल के देख लो, 10 पेपर निकाल के देख लो, नहीं दे रखा बट मॉड्यूल में दे रखा है, तो आई हैव नॉट स्किप दैट करके, ठीक है। मैंने आपको पढ़ा दिया, मैंने आपको बता दिया कि ऐसा ऐसा होता है, बट देखो आईएफएससी अभी तक कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है, इट इज अ डेवलपिंग, तो पूरा मैच्योर जब ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा तब आपको ये सब चीजों के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज होगा। जब आप नया इनकम टैक्स एक्ट वगैरह पढ़ोगे तब तक आईएफएससी है वो मैच्योर हो जाएगा। अभी तो चालू हुआ है, अभी तो थोड़ा बहुत चालू हुआ है, अभी तो मोदी जी चाहते हैं वहां बहुत सारे लोग आए करके, तो उसके बाद ये आगे कंटिन्यू करेगा, तो उसके बाद में गाइस आपको जो है वो चीजें समझ में आएगी। बाकी अपन ने नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन में पूरा कर लिया है करके, ठीक है, डन। अब गाइज मैं आपको बताऊं ना, तो टॉपिक आपके आज तो कुछ टॉपिक हुए ही नहीं एक्स्ट्रा, बिकॉज जो टॉपिक हुए थे वही हुए थे। कल अपन क्या करेंगे, कल जो है एक तो थोड़ा रिमेनिंग केस लॉ और कॉन्सेप्ट में कुछ थोड़ा सा बचा होगा वो मैं आपको कराऊंगा। कल मैं आपको एक तो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट ये जो बचा होगा ये मैं आपको कल कराऊंगा, और उसके साथ साथ में आपको बेप्स वाला टॉपिक मैं कल सुबह कराऊंगा, और उसके साथ गाइडेंस दे दूंगा आधा घंटा आपको बढ़िया से कि कैसे पढ़ना होता है, क्या पढ़ना होता है वो करके, ठीक है। और ये मॉडल टैक्स कन्वेंशन और ये वाला लेटेस्ट डेवलपमेंट वाला और एप्लीकेशन ऑफ टैक्स ट्रीटी ये मैं आपको रिकॉर्डेड दे दूंगा, ठीक है। तो मैं कल आपको बेप्स खुद पढ़ा लूंगा, बेप्स में आपको लाइव में पढ़ा लूंगा कल सुबह, रिमेनिंग केस लॉ एंड कॉन्सेप्ट वो बता दूंगा, बेप्स में आपको खुद पढ़ा लूंगा सुबह लाइव में। ये 3 जो टॉपिक है, एक तो ये तो बहुत ही छोटा टॉपिक है, 20 मिनट का रहेगा ये वाला टॉपिक करेगा, लेटेस्ट डेवलपमेंट एंड मॉडल टैक्स कन्वेंशन एंड टैक्स ट्रीटी, इन दोनों का मैं आपको रिकॉर्डेड दे दूंगा, तो जिससे कि कल सुबह आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ये टॉपिक पढ़ाने में देखो, रिमेनिंग केस लॉ एंड कॉन्सेप्ट पढ़ाने में मुझे थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, आधा घंटे के आसपास लगेगा, उसमें से कुछ कॉन्सेप्ट तो इस टॉपिक के साथ ही दे रखे हैं, ठीक है। और चाहिए तो मैं आज ही रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, कल ही दे दूंगा, कल क्या मैं आज ही दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैंने तो उसको चार्ट के रख रखा है करके, ठीक है, कि मुझे इन 2 टॉपिक के है वो रिकॉर्डिंग देना है, तो आपका कल परसों तक आप फिर सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, बाय। टुमारो मॉर्निंग विल बी द लास्ट लेक्चर एंड द लेक्चर।